तो आज आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सुएज कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो पिछले क्लास में बहुत सारी वेस्ट वाटर का जो बहुत सारी पार्ट है, जैसे मैनेजमेंट ट्रांसपोर्टेशन पार्ट है, उसका डिस्कशन कर चुके थे हम। जैसे कि लेआउट ऑफ सुअर पाइप, सुअरेज सिस्टम, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, बिल्डिंग वाटर, बिल्डिंग सैनिटेशन, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कशन कर चुके थे। आज हम डिस्कशन करेंगे जो भी सुएज जनरेट होता है, सुएज का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। तो जनरली हम जानते हैं सुएज जनरली जनरेट होता है रेजिडेंशियल एरिया, जो भी कमर्शियल एरिया, पब्लिक प्लेस, वहाँ से सुएज जनरेट होता है। तो सुएज इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ वेस्ट एंड वाटर। सुएज में जनरली बहुत सारी वेस्ट रहता है और वाटर का जो मिक्सचर है, डायलूट मिक्सचर है, उससे हम सुएज कहते हैं, ठीक है। तो सुएज के अंदर जनरली क्या क्या रहता है? सुएज जनरली कंटेन ऑर्गेनिक मैटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुएज के ऊपर ऑर्गेनिक मैटर है, क्योंकि हम जो रेसिडेंशियल कंपोनेंट में, रेसिडेंशियल यूनिट से जो भी सुएज जनरेट होता है, वो जनरली मोस्टली ऑर्गेनिक नेचर होता है, ठीक है। जैसे फूड वेस्ट हो गया, ठीक है, कोई फूड वेस्ट ज्यादातर रहता है, फूड वेस्ट ज्यादा ऑर्गेनिक है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर है। तो मेनली फूड वेस्ट ज्यादा है, 50 to 60% फूड वेस्ट रहता है। उसके बाद कुछ इनऑर्गेनिक मैटर रहता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक बहुत ही सेंसिटिव है, ऑर्गेनिक के बारे में हम यहाँ पे ठीक है। तो ऑर्गेनिक बहुत ही सेंसिटिव है। तो ऑर्गेनिक बहुत जो भी यहाँ पे सुएज के हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, वो जनरली मेनली मैक्सिमम ऑर्गेनिक रिमूवल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक जो वेस्ट है और इनऑर्गेनिक मैटर भी रहता है, और ये जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर है, ये जनरली डिजॉल्व, सस्पेंड कंडीशन में रहता है, सस्पेंडेड कंडीशन में रह सकता है, डिजॉल्व कंडीशन में रह सकता है, और कोलॉइडल कंडीशन में रह सकता है। एनी ऑफ दिस कंडीशन में ये जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर है सुएज के अंदर, वेस्ट वाटर के अंदर, ये किसी भी तीनों कंडीशन में रहता है। कुछ जो लार्ज साइज का वेस्ट है, वो जनरली सस्पेंडेड कंडीशन में रहता है। जो भी डिजॉल्व, मैक्सिमम बहुत सारी ऑर्गेनिक, ये जो है ऑर्गेनिक वेस्ट जनरली डिजॉल्व कंडीशन में रहता है, और बहुत सारे ऑर्गेनिक कोलॉइडल स्टेट में रहता है, ठीक है, जो जनरली पार्टिकल साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कौन सी पार्टिकल साइज के बारे में, अगर पार्टिकल साइज कितना हो तो डिजॉल्व होता है, और पार्टिकल साइज कितना हो तो कोलॉइडल स्टेट में रहता है, वो हम देखेंगे बाद में, ठीक। तो जनरली सुएज के अंदर, सुएज इज द मिक्सचर ऑफ वेस्ट एंड वाटर, और इस वेस्ट के अंदर जनरली रहता है ऑर्गेनिक वेस्ट और इनऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत ही जनरली फूड वेस्ट मैक्सिमम रहता है, फूड वेस्ट, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फूड वेस्ट, ठीक है, वो ऑर्गेनिक मैटर है, और वो बहुत ही अनस्टेबल है। जनरली जो भी हमारा जो बैड स्मेल क्रिएटिंग होता है, अनहाइजीनिक कंडीशन क्रिएट होता है, जो भी सुएज के बारे में जो भी ये है इफेक्ट है, वो जनरली ऑर्गेनिक जो वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट के बारे में वजह से होता है, ठीक है। तो ये जो वेस्ट है, जो वेस्ट सुएज है, सुएज जनरली ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, ऑर्गेनिक तो सुएज इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर एंड वाटर। ये जो मिक्सचर है, ये जनरली हम सुएज कहते हैं। ये सुएज को अगर हम डायरेक्टली रिवर में डिस्चार्ज करेंगे तो क्या होगा? विदाउट एनी कोई सोर्स, विदाउट एनी ट्रीटमेंट और विदाउट एनी मैनेजमेंट, हम क्या करेंगे, जो भी सुएज जनरेट हो रहा है उसको हम रिवर में अगर डिस्चार्ज करेंगे तो क्या होगा? तो डिस्कस करेंगे तो पहले बात है, जो बैड स्मेल क्रिएट होगा, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होकर बहुत सारी बैड स्मेल क्रिएटिंग गैस जो भी जनरेट होगा, वो तो पानी कंटामिनेट हो जाएगा। हाँ, वो तो है, पहले बात है। पानी के इन आसपास का जो एरिया है ना, आसपास के एरिया में जो बैड स्मेल है, जैसे कि तुम देख पाओगे, जो नाले की पास से तुम चल नहीं सकते, तो बहुत सारी बैड स्मेल आती है, ठीक है। तो ये है एक है। दूसरी टाइप का है पानी का, जो पानी का पोल्यूटेंट, ठीक है।
यस सर। तो तो दो टाइप ऑक्सीजन का, लेवल कम हो जाएगा। हाँ ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा, डिजोल्व ऑक्सीजन कम होने की वजह से जो वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। तो ये दो है, एक है एयर पोल्यूशन, मेरे कहने का ये मतलब है एक दो पॉइंट है, एक है एयर पोल्यूशन होगा, दूसरी है हमारा वाटर पोल्यूशन। ठीक है, ये अगर सीएस को हम डायरेक्टली डिस्कस करेंगे किसी रिवर या किसी स्ट्रीम में, तो इसीलिए हम सीएस को डिस्कस करने से पहले हम ट्रीटमेंट करके भेजेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट करके उसके बाद हम सीएस को डिस्पोजल करेंगे। उसका क्या प्रोसीड्यूर है, ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूर हम एक एक करके पढ़ेंगे। अप टू दिस सबका क्लियर है? सीएस क्या है, सीएस को अगर हम डिस्पोजल करेंगे तो क्या होगा, किसी का कोई डाउट? ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मेन जो कंटेंट है, मेन कंटेंट आराम से समझ में आता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग सुएज क्या है वो पता नहीं होता। ठीक है, सुएज क्या है, सुएज का क्या क्या कंपोनेंट है वो पता नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए मैं जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो अगर अच्छे से पढ़ लेगा कोई, बाद में बहुत इजी हो जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आता है तो बाकी जो मेन कंटेंट है वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, अब ये जो हम ट्रीटमेंट करेंगे, ये तो हमने कंक्लूजन में आ चुका है, जो अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करके सुएज को जो अगर रिवर में डिस्पोजल कर देंगे तो बहुत सारी पोल्यूशन क्रिएट होगा, बहुत अनहाइजीनिक कंडीशन क्रिएट होगा। इसके लिए हम ट्रीटमेंट चाहिए। अब कितने अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए? ठीक है, जैसे कितने अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए, दैट इज द एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। कितने अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए और कौन सी ट्रीटमेंट हम देंगे, टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वो डिफाइन करेगा क्या होगा सुएज का कैरेक्टरिस्टिक्स। सुएज में जो भी बहुत सारे फिजिकल पैरामीटर है, हम लेबोरेटरी में सुएज का टेस्ट करेंगे। सुएज में क्या कितना बीओडी है, कितना सीओडी है, कितना डिजोल्व ऑक्सीजन है, कितना ऑर्गेनिक मैटर है, कितना सस्पेंडेड सॉलिड है, कितना वोलेटाइल सॉलिड है, ये सब हम डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे जो कौन सी ट्रीटमेंट इस टाइप ऑफ सुएज के लिए हम देना चाहिए और कौन सी ट्रीटमेंट हम नहीं देंगे। क्योंकि बहुत सारे ट्रीटमेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, बहुत सारे ट्रीटमेंट जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट में बहुत सारे ट्रीटमेंट यूनिट है। हर ट्रीटमेंट यूनिट हम हर वाटर सोर्स के लिए हम नहीं देते। ठीक उसी तरह वेस्ट वाटर का भी बहुत सारे ट्रीटमेंट प्रोसेस है, बहुत ही ट्रीटमेंट यूनिट है। तो एक टाइप का स्विच के लिए हम सारा ट्रीटमेंट प्रोसेस अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हर एक स्विच का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है। कुछ स्विच में बीओडी ज्यादा होता है, कुछ स्विच में सीओडी ज्यादा होता है, कुछ स्विच में क्लोराइड कंटेंट ज्यादा होता है, कुछ स्विच में नाइट्रेट कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो कौन सी चीज में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिटरमिन करेंगे। उसी हिसाब से हम डिटरमिन करेंगे कौन सी ट्रीटमेंट हम यहाँ पे उस स्विच को देंगे। ठीक है, ये है स्विच का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है। आप देखेंगे स्विच का जो पैरामीटर है बहुत सारे, जैसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। उससे पहले हम थोड़ा बहुत एक टर्म है जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ स्विच। ये जो डिकम्पोजिशन पार्ट है ना, डिकम्पोजिशन के बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अगर डिकम्पोजिशन समझ में नहीं आएगा तो बाद का जो पूरा ट्रीटमेंट प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन होता क्या है? तो जैसे मैंने पहले ही बताया, जो ऑर्गेनिक स्वेज है, स्वेज में जनरली एक पार्ट रहता है ऑर्गेनिक मैटर, वो बहुत ही अनस्टेबल पार्ट होता है, वो डिकम्पोज। ऑर्गेनिक मैटर जो रेडिली डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होकर बहुत सारी बैड स्मेल क्रिएटिंग मीथेन, H2S, ठीक है, बहुत सारी अनहाइजीनिक कंडीशन क्रिएट होगा। और ये मेनली पोल्यूशन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो है ऑर्गेनिक मैटर जब डिकम्पोज होगा तो अब क्या करेगा, वाटर का जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो वहां पे एक्सट्रैक्ट कर लेगा और डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होगा और वाटर पोल्यूशन होगा। ठीक है, एक तो है वाटर का किसी वाटर बॉडी में अगर स्विच डिस्पोजल करेंगे तो वाटर का डिजोल्व ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करके डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल को डिक्रीज करेगा। और एक है बैड स्मेल क्रिएट करके एयर को पोल्यूट करेगा। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक पार्ट है, ऑर्गेनिक पार्ट में क्या होता है, जैसे कि हम खाना खाते हैं, ठीक है, उसी तरह ये जो बैक्टीरिया होता है बहुत सारी, ठीक है, हमारा इन्वायरमेंट में बहुत सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है। बायोलॉजी में हमने पढ़ा ही होगा, बहुत सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इवन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पकड़ नहीं पाते।
ठीक है। तो अनकाउंटेबल ऑर्गेनिक बैक्टीरिया रहता है हमारा आसपास, ठीक है, जो हम खाली आंखों से देख नहीं पाते। ये जरा जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का फूड क्या है, ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट हम यहाँ पे बोलते हैं, जो हमारे लिए वेस्ट है, जैसे कि फूड वेस्ट वगैरह होगा, वो क्या है, वो बैक्टीरिया के लिए खाना है उनका, ठीक है। हम जो जिसको हम वेस्ट वाटर कहते हैं, बैक्टीरियल उसको कहते हैं वो एज ए फूड सोर्स, बैक्टीरिया का खाना है वो, तो ठीक है। तो जैसे कहा कोई जगह स्वेज डिस्पोजल होगा, वहाँ पे क्या होगा, आसपास का जो भी बैक्टीरिया है वो वहाँ पे टूट पड़ेगा खाना के लिए। जैसे कि कोई जगह पे खाना आ रहा है तो सब लोग जाके खाना खा लेते हैं, ठीक उसी तरह कहाँ पे अगर स्वेज डिस्पोजल हो रहा है तो वो तो बैक्टीरिया का खाना है, सारा बैक्टीरिया वहाँ पे जाके खाना खाना खाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया तो खाना जुगाड़ नहीं कर पाते, जहाँ पे खाना मिलेगा वहाँ पे सब चला जाएगा। तो वहाँ पे जाके किएगा, जो भी स्वेज के ऊपर वो बैक्टीरिया, जो भी स्वेज है वो एज ए फूड लेगा। तो बैक्टीरिया खाना खाने के बाद क्या करेगा, जैसे कि बाई प्रोडक्ट जनरेट होता है, एक तो बाई प्रोडक्ट होता है गैस जनरेट करेगा, ठीक है। ये भी ह्यूमन बॉडी कि वो इंसान के लिए भी है, खाना खाने के बाद फूड लिक्विड वेस्ट जनरेट होता है, सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है और गैसियस वेस्ट जनरेट होता है। सिर्फ बैक्टीरिया की लिए भी सेम, बैक्टीरिया क्या होगा, खाना खाने के बाद ये जो बैड स्मेल है, जैसे मीथेन हो गया, H2SO हो गया, वो जनरेट करेगा। और एक है, बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगा, ठीक है। जैसे कि किसी लिविंग एलिमेंट को, कोई भी लिविंग एलिमेंट को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो क्या करेगा बैक्टीरिया, स्वेज के अंदर जो भी ऑक्सीजन है, डिजोल्व ऑक्सीजन है, वो वहाँ पे उसका ऑक्सीजन वहाँ से सप्लाई होगा। जैसे कि हम एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, बैक्टीरिया ऑक्सीजन लेगा, जो वहाँ पे जो स्वेज के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन वो लेगा। तो क्या होगा, स्वेज का डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल कम होते जाएगा, ठीक है। स्वेज का डिजोल्व ऑक्सीजन कम होगा, उसके साथ स्वेज अगर हम रिवर में डिस्पोजल करेंगे तो रिवर वाटर बैक्टीरिया क्या, अगर स्वेज अगर रिवर में डिस्पोजल हो रहा है तो बैक्टीरिया रिवर के अंदर चला जाएगा और रिवर वाटर का जो भी डिजोल्व ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज करेगा, ठीक है, क्योंकि तो उसको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगा, ठीक है। ऐसा करेगा, पूरा बॉडी का डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल घट जाएगा, वाटर पोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, बैक्टीरिया जो वेस्ट है उसको डिग्रेड करेगा, ये जो प्रोसेस है इसी को हम टेक्निकली कहते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ स्वेज, डिकम्पोजिशन और प्यूरिफिकेशन, ठीक है। और इसी टाइप में द ऑर्गेनिक मैटर which is decomposed by bacteria under biological action that is called biodegradable organic matter। दो टाइप का ऑर्गेनिक मैटर है, कुछ ऑर्गेनिक मैटर है वो बैक्टीरिया खा नहीं पाते, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक मैटर है जिसको बैक्टीरिया खा नहीं पाएगा, वो अनडिग्रेडेबल कंडीशन में रह जाएगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो पार्ट बैक्टीरिया खा लेता है वो पार्ट ही हमारा पोल्यूशन क्रिएट करेगा। एक तो एयर पोल्यूशन करेगा, गैस जनरेट करेगा, दूसरी बात है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगा, डिजोल्व ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, ठीक है। ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ स्वेज। किसी का कोई डाउट हो तो बताओ, व्हाट इज डिकम्पोजिशन ऑफ स्वेज? क्लियर सबका? यस सर। ओके, आप देखते हैं तो डिकम्पोजिशन होगा। उसके बाद है डिकम्पोजिशन का दो टाइप का होता है, एक होता है एरोबिक डिकम्पोजिशन और एक होता है एनारोबिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया अगर ऑक्सीजन डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं लेते, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन की वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो ऑक्सीजन का कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके दो टाइप का होता है, एक होता है एरोबिक डिकम्पोजिशन, जो डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है उसे कहते हैं एरोबिक डिकम्पोजिशन, और एक होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जैसे कि एनारोबिक डिकम्पोजिशन। जनरली जो हमारा जो बैड स्मेल क्रिएटिंग गैस जनरली होता है, जैसे कि मीथेन और H2SO हो गया, वो जनरली एनारोबिक में होता है,
और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरली जनरेट होता है एरोबिक डिकम्पोजिशन, ठीक है, क्योंकि एरोबिक में ऑक्सीजन अवेलेबल ज्यादा है इसीलिए वहाँ पे CO2 जनरेट होता है, और एरोबिक में ऑक्सीजन नहीं होता है इसीलिए वहाँ पे मीथेन और मीथेन और H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जनरेट होता है। और मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस तो ऐसे ही पोल्यूटेंट है, दूसरी बात बैड स्मेल है, बहुत ही बैड स्मेल क्रिएटिंग गैस है। तो आप देखते हैं व्हाट इज एरोबिक डिकम्पोजिशन, इसका क्या क्या बातें, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। शॉर्ट नोट आ सकता है एरोबिक डिकम्पोजिशन के बारे में, थोड़ा 5 नंबर का शॉर्ट नोट लो, तो तब ये पे सारा पॉइंट लिखना पड़ेगा, ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। व्हाट इज एरोबिक, पहले बात है ऑक्सीजन वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, एयर और ऑक्सीजन इज अवेलेबल फ्रीली इन द वेस्ट वाटर इन डिजोल्व फॉर्म, ठीक है, डिजोल्व ऑक्सीजन जो भी सीएस या वाटर में, सीएस में अगर ऑक्सीजन डिजोल्व ऑक्सीजन रहता है तो वहाँ पे एरोबिक डिकम्पोजिशन होगा। और इसका मेन रिक्वायरमेंट है, एरोबिक डिकम्पोजिशन का मेन रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन एरोबिक डिकम्पोजिशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये और एरोबिक डिकम्पोजिशन में जो भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है वो उसको आइदर कहते हैं एरोबिक बैक्टीरिया और फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। फैकल्टेटिव मतलब है वो एरोबिक कंडीशन में भी काम कर सकते हैं, एनारोबिक कंडीशन में भी काम कर सकते हैं। मान लो कोई जगह पे बैक्टीरिया ऑक्सीजन नहीं है, किसी स्वीज के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो भी ये जो फैकल्टेटिव बैक्टीरिया होता है वो तब भी काम कर पाएगा, लेकिन एरोबिक बैक्टीरिया काम नहीं कर पाएगा। एरोबिक बैक्टीरिया ओनली काम कर पाएगा तो जब वहां पे ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी हो, और फैकल्टेटिव बैक्टीरिया ऑक्सीजन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों कंडीशन में वो एक्टिव रहता है, ठीक है। तो एरोबिक डिकम्पोजिशन में जो भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है उसका दो नाम है, एक है एरोबिक बैक्टीरिया और एक है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया विल then utilize the free oxygen and convert the unstable organic matter to stable unobjectionable end product। end product क्या है? नाइट्रेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फेट, वाटर, हीट एनर्जी, एडिशनल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो डिकम्पोजिशन होता है खाना खाने के बाद क्या होगा, पहले तो एक एडिशनल वहाँ पे जनरेट होगा, नया नया न्यू सेल जनरेट होगा, न्यू बैक्टीरिया जनरेट होगा, एक है, ठीक है। उसके बाद हीट एनर्जी जनरेट होगा, ठीक है। बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए हीट एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी ये फूड से एनर्जी आते हैं, ठीक है, हमें फूड से एनर्जी आता है, बैक्टीरिया को फूड से भी एनर्जी आती है, ठीक है। तो एक है एनर्जी जनरेट होगा, दूसरी बात है न्यू सेल, नया बैक्टीरिया जनरेट होगा, उसके बाद वाटर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ये सारा एंड प्रोडक्ट होगा। ये जो एंड प्रोडक्ट है नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फेट, ये हीट एनर्जी, ये सारा इसको इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट नहीं कहते हैं, ठीक है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट अगर ज्यादा हो जाए तो भी वो पोल्यूटेंट हो जाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट ये जो एक सब जो एटमॉस्फेयर में जो 0.003% जो ये जो बैलेंस लेवल है वो मेंटेन अगर बैलेंस कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि कोई भी एलिमेंट ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। और ये जो जिसको हम जनरली पोल्यूटेंट कहते हैं, जनरली H2SO4, मीथेन, ये बिल्कुल भी नील होना चाहिए, सॉरी H2S और मीथेन, ये जो बैड स्मेल के ये नील होना चाहिए। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में नहीं रहेगा तो कोई लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट का बैलेंस कंडीशन होना चाहिए, कुछ एलिमेंट बिल्कुल नील होना चाहिए, ठीक है। ये जब हम एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जब हायर क्लास में पढ़ोगे तो बताइएगा सर। ठीक है, तो ये होगा एरोबिक डिकम्पोजिशन का कुछ शॉर्ट नोट। कुछ रिएक्शन ऐसे हम केमिकल रिएक्शन जो है ऐसे हम डिफाइन करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर का 3 टाइप का जनरली हम यहाँ पे, जैसे कि नाइट्रोजनस, कुछ ऑर्गेनिक मैटर नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर होता है, कुछ कार्बोनेसियस ऑर्गेनिक मैटर होता है जिससे कार्बन ज्यादा रहता है, कुछ सल्फ्यूरस ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है। तो जैसे सल्फर वहाँ पे रहता है, कुछ ऑर्गेनिक मैटर में सल्फर रहता है, कुछ ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन रहता है, कुछ ऑर्गेनिक मैटर नाइट्रोजन रहता है। तो उसका अगर अलग अलग से अगर डिकम्पोज करेंगे तो क्या क्या जनरेट होगा, जैसे कि अगर नाइट्रोजनस जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको अगर एरोबिक बैक्टीरिया अगर डिकम्पोज करेगा तो पहले तो नाइट्रेट जनरेट होगा, एमोनिया जनरेट होगा और हीट एनर्जी जनरेट होगा। अगर कार्बोनेसियस होगा, कार्बोनेसियस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी होगा, और सल्फ्यूरस से सल्फेट और एनर्जी जनरेट होगा, ठीक है।
और सबसे इन तीनों से सबसे जो पहले जो डिकम्पोज होगा वो है कार्बोनेसियस ऑर्गेनिक मैटर। ये बहुत ही अनस्टेबल, ये बहुत पहले और बहुत इजीली उसको डिकम्पोज कर पाएगा एरोबिक बैक्टीरिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर है उसका डिकम्पोजिशन शुरू होता है। ठीक है, और ये जो ये वन टाइप ट्रीटमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो ये है वाटर से वेस्ट को रिमूव करने का एक तरीका है। जैसे कि किसी, तो इसे हम ट्रीटमेंट एज ए ट्रीटमेंट यूनिट हम यूज करेंगे। कौन सी यूनिट है, ये जो एरोबिक डिकम्पोजिशन के ऊपर बेस करके जो यूनिट है, जैसे कि एयर एक है ट्रीटमेंट हुई ओवरकम ऑक्सीडेशन और एयरेशन टैंक, कॉन्टैक्ट बेड, इंटरमीडिएट सैंड फिल्टर, ट्रिकलिंग फिल्टर, ऑक्सीडेशन पॉइंट। ठीक है, ट्रिकलिंग फिल्टर, ऑक्सीडेशन पॉइंट, इनमें ये मैकेनिज्म यूज होता है जिनमें बैक्टीरिया वेस्ट जो सुएज है, सुएज में जो वेस्ट है उसको रिमूव कर देता है डिकम्पोजिशन के जरिए। ठीक है, उसके बाद फ्रेश जो अनऑब्जेक्शनेबल ये है फ्रेश वाटर है वो डिस्पोजल कर देंगे। ठीक है, ये जो प्रोसेस ये है ट्रीटमेंट यूनिट। ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एरोबिक डिकम्पोजिशन, जब एरोबिक डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो जाता है तो वहां पे तो ऑक्सीजन जनरली नहीं रहता। एरोबिक डिकम्पोजिशन के बाद जनरली जो सुएज है जनरली ऑक्सीजन, तब क्या करेगा, तो एनारोबिक जो रिएक्शन है वो स्टार्ट होगा। पहले ऑक्सीजन जो भी है, जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो काम कर लेगा, ऑक्सीजन सारा खत्म कर देगा। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, एनारोबिक कंडीशन क्रिएट होगा, तब एनारोबिक बैक्टीरिया काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया काम करना शुरू कर देगा। तो वो भी जो भी यह ऑर्गेनिक मैटर है जो एनारोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोज करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम जनरली ये शॉर्ट नोट हम लिख सकते हैं, एरोबिक डिकम्पोजिशन इज फॉलोड बाय एनारोबिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है वेदर एरोबिक डिकम्पोजिशन इज फॉलोड बाय एनारोबिक डिकम्पोजिशन और नॉट। ठीक है, ऐसे करके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकते हैं। उसके बाद है एनारोबिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, जैसे एनारोबिक मैंने ऑलरेडी बता दिया, एनारोबिक डिकम्पोजिशन में जनरली ऑक्सीजन नहीं रहता। if here diesel oxygen is not available in the sewage then anaerobic decomposition will occur। ठीक है, तो एनारोबिक बैक्टीरिया क्या है, स्यूएज के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करेगा। और इनमें जो बैक्टीरिया काम करता है उनका नाम है एनारोबिक बैक्टीरिया और फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया एरोबिक कंडीशन में काम करते हैं, एनारोबिक कंडीशन में भी काम करते हैं। और इनमें एंड प्रोडक्ट क्या है, जब कोई एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगा, एनारोबिक डिकम्पोजिशन के बाद जो भी एंड प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट है अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, ये सब बैड स्मेल क्रिएटिंग गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन आर आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस डिकम्पोजिशन, दीस आर ओल्ड स्मेलिंग गैसेस। और ये जो एनारोबिक डिकम्पोजिशन का जो हम मेथड है वो कौन सी वो ट्रीटमेंट यूनिट में यूज करते हैं हम। एक तो सेप्टिक टैंक में यूज करते हैं हम। ठीक है, सेप्टिक टैंक, स्लश डाइजेशन टैंक, एनारोबिक लेगूम। ठीक है, इसमें और इमॉफ टैंक वन टाइप ऑफ ट्रीटमेंट यूनिट जिसमें क्या है, बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करेगा, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेगा और स्टेबल एंड प्रोडक्ट या फ्रेश वाटर हम डिस्पोज कर देंगे। और ये एनारोबिक में भी जो नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर, कार्बोनेसियस ऑर्गेनिक मैटर, सल्फ्यूरस ऑर्गेनिक मैटर, ये एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगा तो क्या क्या जनरेट होगा। जैसे नाइट्रोजनस में नाइट्रोजन, अमोनिया, ऑर्गेनिक एसिड और हीट एनर्जी होता है। कार्बोनेसियस में कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एनर्जी होता है। H2SO4 सल्फ्यूरस ऑर्गेनिक मैटर में H2S जनरेट होता है और हीट एनर्जी जनरेट होता है। और ये जो ऑर्गेनिक एसिड है ये दोबारा डिकम्पोज होगा। ऑर्गेनिक एसिड को जो डिकम्पोज होगा उसके बाद वो मीथेन जनरेट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड और हीट एनर्जी जनरेट होगा। और ये जो ऑर्गेनिक एसिड को डिकम्पोज करने के लिए जो बैक्टीरिया जनरेट होता है उससे कहते हैं हम मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया। ठीक है, मिथेनोजेनेसिस इसका और एक नाम है, मिथेनोजेनेसिस भी कहते हैं कभी कभी, मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया का क्या नाम है। ठीक है, क्लियर सबको। ये जो डिकम्पोजिशन ऑफ सीएस के बारे में, एरोबिक एनारोबिक डिकम्पोजिशन में सबको क्लियर है, कोई डाउट तो बताओ। सर एक बार दोनों का डिफिनीशन बता दो फिर से।
डिफरेंस तो ये जो एरोबिक कंडीशन में जो मेनली डिफरेंस है ऑक्सीजन, डिजल्व ऑक्सीजन के ऊपर। एनारोबिक डिकम्पोजिशन में ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो एनारोबिक डिकम्पोजिशन नहीं होगा, और अगर एरोबिक डिकम्पोजिशन होगा उसमें ऑक्सीजन मेन एसेंशियल चीज है। ये तो मेन डिफरेंस है। उसके बाद और भी बहुत मैंने सारे डिफरेंस। डिफिनीशन बोला, दोनों का बता देने फिर से। तो डेफिनेशन तो यहाँ पर लिख रखा है। डेफिनेशन जैसे कि एरोबिक डिकम्पोजिशन क्या है, जैसे एनारोबिक डिकम्पोजिशन है, इफ ऑक्सीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, if air or oxygen is available freely in the waste water in dissolved form, then the biodegradable organic matter will undergo aerobic decomposition. This decomposition which takes place in presence of oxygen is known as aerobic decomposition. ठीक है, तो अब जब भी डेफिनेशन आएगा ये ऊपर का तीनों लाइन पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, the decomposition which takes place in presence of oxygen, that is aerobic decomposition. And in case of anaerobic decomposition, the decomposition which takes place in absence of oxygen is known as anaerobic decomposition. If free dissolved oxygen is not available in the sewage, then anaerobic decomposition will happen. ठीक है, ये जो फर्स्ट 2 लाइन है वो लिखना पड़ेगा डेफिनेशन। ठीक है, क्लियर? अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। एक तो क्लासिफिकेशन हमने 2 टाइप का 3 टाइप के बैक्टीरिया के बारे में होता है, एरोबिक, एनारोबिक, फैकल्टेटिव, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो इसके थोड़ा कुछ काम करने का ये है, जैसे कि बैक्टीरिया पहले देखते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, और भी बहुत सारी बैक्टीरिया है। पहले देखते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया जो इन प्रेजेंस ऑफ एयर काम करता है, बैक्टीरिया को काम करने के लिए एयर चाहिए होगा, और इसका मिनिमम जो डिजल्व ऑक्सीजन है वो होना चाहिए 2.3 मिलीग्राम पर लीटर फॉर देयर सर्वाइवल। एरोबिक बैक्टीरिया को सर्वाइवल के लिए इतना मिलीग्राम पर लीटर डीजल ऑक्सीजन होना चाहिए, अदरवाइज वो मर जाएगा। ये एरोबिक बैक्टीरिया का डेफिनेशन। उसके बाद है एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया में द बैक्टीरिया व्हिच फ्लोरिश इन एब्सेंस ऑफ फ्री डीजल ऑक्सीजन, जो बैक्टीरिया इन एब्सेंस ऑफ फ्री डीजल ऑक्सीजन सर्वाइव कर पाता है उसको कहते हैं हम एनारोबिक बैक्टीरिया। इनके लिए मिनिमम डीजल ऑक्सीजन 0 नील होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 0 मिलीग्राम पर लीटर पर देयर सर्वाइवल। और एक बैक्टीरिया टाइप का बैक्टीरिया होता है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, जो एरोबिक के लिए भी काम कर सकते हैं, एनारोबिक के लिए भी काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एरोफिलिक बैक्टीरिया। एरोफिलिक बैक्टीरिया है, एरोफिलिक बैक्टीरिया सर्वाइवल के लिए जनरली मिनिमम डीजल ऑक्सीजन ग्रेटर देन 4 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। और 4 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होगा तो एरोफिलिक बैक्टीरिया काम नहीं कर पाएगा। उसके बाद एनॉक्सिक बैक्टीरिया। एनॉक्सिक बैक्टीरिया के काम करने के लिए लिटिल बिट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, जो है मिनिमम डीजल ऑक्सीजन 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। और एक होता है स्टिट्स एरोब्स और स्टिट्स एनारोब्स। स्टिट एरोब्स है दिस बैक्टीरिया व्हिच वर्क इन फुल्ली एरोबिक कंडीशन। इफ ऑक्सीजन रिड्यूस टू 0 देन दे विल डाई इमीडिएटली। अगर ऑक्सीजन लेवल 0 हो जाएगा इमीडिएटली डाई हो जाएगा। और एक स्टिट एनारोब। स्टिट एनारोब होता है अगर कोई भी जगह पे स्टिट एनारोब ऐसा टाइप का बैक्टीरिया है जो क्या है लिटिल बिट ऑफ ऑक्सीजन रहेगा तो भी मर जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल नील होना चाहिए स्टिट एनारोब। तो ये सारा बहुत सारे डेफिनेशन है, अलग अलग डिफरेंट डीजल ऑक्सीजन का क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करके क्लासिफिकेशन कर रखा है। और एक होता है, और एक क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, बेस्ड ऑन टेम्परेचर बैक्टीरिया को 3 टाइप का बैक्टीरिया होता है, क्रायोफिलिक बैक्टीरिया, मेसोफिलिक बैक्टीरिया, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। क्रायोफिलिक बैक्टीरिया है जो वर्किंग टेम्परेचर 0 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड। मेसोफिलिक बैक्टीरिया होता है जनरली 10 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड में काम करता है। और थर्मोफिलिक बैक्टीरिया 35 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड में काम करता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है एमसीक्यू। ये तब टेम्परेचर वाला, टेम्परेचर वाला भी, और ये एरोफिलिक, एरोबिक, एनारोबिक, फैकल्टेटिव, इनके बारे में। तो ये हो गया हमारा एरोबिक डिकम्पोजिशन के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हम ट्रीटमेंट को समझ में नहीं आएगा। अब देखते हैं स्वेज का कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मेन पार्ट है। एक है स्वेज का 3 टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि वाटर का जो वाटर सोर्स का हम डिटरमाइन कर ले, वाटर का ट्रीटमेंट के लिए हम पहले वाटर क्वालिटी हम चेक करते हैं। उसी हिसाब से हम स्वेज को ट्रीटमेंट करने से पहले या डिस्पोजल करने से पहले स्वेज का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लैब में डिटरमाइन करना पड़ेगा हमें। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरी केमिकल,
उसके बाद बायोलॉजिकल। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन सी पैरामीटर आता है? एक है टार्बिडिटी, कलर, ऑर्डर, टेम्परेचर। ठीक है, तो इसके बाद टार्बिडिटी क्या है वो तो हमने ऑलरेडी वाटर सप्लाई में जो क्वालिटी वाटर क्वालिटी चेक किया था उसमें डिस्कशन किया था। ठीक है, टार्बिडिटी मेनली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ सॉलिड मैटर प्रेजेंट इन सुएज। ठीक है, सुएज में अगर कोई सॉलिड मैटर रहता है तो उसको टार्बाइड कर देता है, पहले तो बात टार्बाइड होगा। ठीक है, सॉलिड बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉलिड भी होता है, इनऑर्गेनिक सॉलिड होता है। ठीक है, जैसे सॉलिड की फीकल मेटल, सिगरेट एंड मैच स्टिक, ग्रीस, वेजिटेबल डेब्रिस। ठीक है, ये जरा जो अगर मैटर रहेगा तो वो टार्बाइड हो जाएगा। ठीक है, तो टार्बिडिटी को जनरली हम मेजर करते हैं एनटीयू, नेफेलोमेट्रिक टार्बिडिटी यूनिट, टार्बिडिटी मीटर और टार्बिडिटी रॉड के जरिए, जो ऑलरेडी हमने वाटर सप्लाई में डिस्कशन किया था। उसके बाद काला डिटर्मिनेशन, वो भी हम वाटर सप्लाई में डिस्कशन किया था। ठीक है, प्लैटिनम कोबाल्ट का जो स्केल है उसको मैच करके हम काला डिटर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, तो कलर से हम कुछ अगर सुएज का कलर देख के हम पता कर सकते हैं सुएज का स्टेट कंडीशन क्या है। पहले ये द कलर ऑफ सुएज कैन बी डिटेक्टेड बाय नेकेड आई, हम देख के पता चलेगा कलर क्या है। इट इंडिकेट द फ्रेशनेस ऑफ सुएज, सुएज कितना फ्रेश है या डिकम्पोज हुआ कि नहीं, कब जनरेट हुआ है सुएज, उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं हम? इफ इट्स कलर इज येलो, अगर कलर येलो, ग्रे और लाइट ब्राउन है, कोई सुएज का कलर येलो इज ग्रे और लाइट ब्राउन है, तो उसको हम कह सकते हैं फ्रेश सुएज, ज्यादा दिन जनरेट नहीं होगा, फ्रेश सुएज है। फ्रेश सुएज का कलर जनरली ये इसकी टाइप का रहता है। अगर ब्लैक है, डार्क ब्राउन है, तब कंडीशन सेप्टिक सुएज, वो सेप्टिक कंडीशन का। ठीक है, उसमें बैक्टीरिया ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया बहुत पहले से, वो सेप्टिक कंडीशन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कलर देख के हम बता सकते हैं कि फ्रेशनेस कब सुएज के कब जनरेट हुआ है। ठीक है, ब्लैक कलर है मतलब बहुत पहले जनरेट हुआ है, उसके ऊपर बैक्टीरिया काम कर रहा है। और अगर येलो इज ग्रे, येलो और ग्रे रहेगा तो फ्रेश सुएज। उसके बाद टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर जनरली टेम्परेचर ये डिपेंड करेगा डीओ को, डीजल ऑक्सीजन जनरली टेम्परेचर को हाईली डिपेंडेंट, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डीजल ऑक्सीजन कम जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर जितना टेम्परेचर से बढ़ेगा, एवरेज टेम्परेचर ऑफ सुएज इन इंडिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सुएज जो जनरेट होता है, जो एवरेज टेम्परेचर 20 से थोड़ा ऊपर भी नीचे ऐसे हो सकता है। और ये जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जनरली बायोलॉजिकल एक्टिविटी जैसे बैक्टीरियल एक्टिविटी, जो डिकम्पोजिशन में जो एक्टिविटी है उसके लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है। तो ये टेम्परेचर है। तो कलर और टार्बिडिटी क्या देखने में इसी टाइप का आता है, जैसे कि कलर है, डिफरेंट कलर है, सुएज का कलर देख के भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये डार्क, ये देखो, ये हमारा है ब्लैक कलर का, तो ये बहुत पहले जनरेट हुआ है, इसमें सेफ्टी कंडीशन शुरू हो गया है। और ये फ्रेश, ये लग रहा है येलो कलर का, येलो ग्रेइश ऐसे कलर लग रहा है, तो मतलब ये फ्रेश सुएज है। ठीक है, तो कलर देख के भी हम फ्रेशनेस का पता कर सकते हैं। उसके बाद है टार्बिडिटी। टार्बिडिटी तो टार्बाइड नेचर है, जो ऑलरेडी मैंने बताया, तो बहुत सारी सस्पेंडेड डिजॉल्व सॉलिड रहता है। उसके बाद ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर डिटर्मिनेशन क्या है? ऑर्डर डिटर्मिनेशन डायल्यूशन टेक्निक को हम यूज करते हैं। ऑर्डर डिटर्मिनेशन के थ्रेशोल्ड नंबर यूज करते हैं। पहले है क्या करें, डायलूट करके। मान लो कोई सुएज है, उसमें ऑर्डर डिटर्मिनेशन करने के लिए पहले हम बीएस वॉल्यूम ऑफ सैंपल, एक बीएस ना 20 ml या 30 ml जो भी है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हम सुएज लेंगे, उसको डायलूट करेंगे। कब तक डायलूट करेंगे? जब तक वहां पे कोई ऑर्डर, कोई बैड, कोई स्मेल नहीं आएगा, तब तक इसको डायलूट करते रहेंगे। ठीक है, तो उसमें अमाउंट ऑफ वाटर बीएस प्लस बीडी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल और colorless or water added to just make the sewage sample loss its order। ठीक है, तो BD इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर हम BS सैंपल में ऐड करेंगे। कब तक ऐड करेंगे? जब तक उसमें कोई ऑर्डरलेस हो जाए, जब तक कोई ऑर्डर नहीं आए, कोई स्मेल नहीं आएगा, डिवाइड बाय BS। इसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड नंबर। इसी से हम डिटरमिन कर पाएंगे ऑर्डर ऑफ द सुएज। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने वाटर सप्लाई में डिस्कशन किया था।
फिर भी मैंने बता दिया। तो ये होगा फिजिकल पैरामीटर। तो फिजिकल पैरामीटर जो भी है ऑलरेडी सेम है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर और स्विच का लगभग सारा पैरामीटर सेम है, ठीक है। अब देखते हैं केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत सारे हमने डिस्कशन किया था, एक्सेप्ट हमने ये बीओडी सीओडी इसके बारे में डिस्कशन नहीं करते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्विच के लिए, वेस्ट वाटर के लिए। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीओडी सीओडी डिजोल्व ऑक्सीजन, TUN टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, ये जो पॉइंट है ये वेस्ट वाटर के लिए मेनली डिस्कशन है, हम मेन डिस्कशन इसके ऊपर रखेंगे। बाकी ऊपर का जो है ऑलरेडी हमने सॉलिड, पीएच, क्लोराइड कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ये ग्रीस, ऑयल, सल्फाइड ये सब गैस, ये ऑलरेडी थोड़ा बहुत हम पहले डिस्कशन कर चुके थे। तो सॉलिड है क्या, स्वीज में तो जनरली सॉलिड रहता ही है, स्वीज तो वेस्ट वाटर है। तो स्वीज नॉर्मली कंटेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड अबाउट 0.05 to 0.1%। बहुत इंटरेस्टिंग है, स्वीज जो स्वीज का टोटल क्वांटिटी है उसमें से 0.05 to 0.1% सॉलिड रहता है, बाकी 99.9% वाटर रहता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू आ सकता है। जनरली स्वीज में कितने अमाउंट ऑफ कितने परसेंटेज सॉलिड रहता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो पॉइंट जनरली 0.05 to 0.1% सॉलिड रहता है और 99% वाटर रहता है। सॉलिड में भी प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, इन फॉर्म ऑफ डिसॉल्व सॉलिड, इन फॉर्म ऑफ कॉलोइडल सॉलिड, ठीक है। और जनरली सॉलिड तो मैंने ऑलरेडी बताया, जो ऑर्गेनिक रहता है और इनऑर्गेनिक रहता है। ऑर्गेनिक जनरली 45% ऑर्गेनिक रहता है और जनरली रिमेनिंग 55% जनरली इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक लेकर हम इतना ज्यादा ध्यान नहीं दें कि इनऑर्गेनिक ज्यादा अमाउंट ऑफ हैम्पर नहीं करेगा, अदरवाइज वो वाटर पोल्यूटेंट कोई एलिमेंट नहीं होगा, जैसे मार्करी हो गया, कैडमियम हो गया, ये सब नहीं होना चाहिए। कौन सी 4 टाइप ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक सॉलिड, इनऑर्गेनिक सॉलिड। ऑर्गेनिक सॉलिड में जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर्स आर जनरली कार्बोहाइड्रेट्स, सेलुलोज, कॉटन, फाइबर, स्टार्च, शुगर, ये सारा जनरली ऑर्गेनिक सॉलिड होता है। फैट, ऑयल्स, प्रोटीन, ये सब ऑर्गेनिक सॉलिड है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ठीक है, मेनली ऑर्गेनिक मैटर जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट, कार्बोहाइड्रेट के अंदर जनरली सेलुलोज, कॉटन, शुगर, स्टार्च, ये सब आ जाए। उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक सॉलिड, इनऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक सॉलिड में जैसे कि कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स, जैसे कि सैंड, मिनरल्स एंड सॉल्ट। मिनरल्स एंड सॉल्ट जो है वो जनरली इनऑर्गेनिक मैटर रहता है। जैसे कि डेब्रिस, क्लोराइड, सल्फेट, सस्पेंडेड एंड डिसॉल्व, अच्छा ये जनरली होता है सैंड, डेब्रिस, क्लोराइड, सल्फेट, ये सारा एक्सेट्रा, ये जो इनऑर्गेनिक कंटेंट। और जनरल मेनली जो सस्पेंडेड और डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, सस्पेंडेड और डिसॉल्व जो ऑर्गेनिक मैटर है वो जनरली पोल्यूशन क्रिएट करेगा, ठीक है। हम बताते हैं एक एक करके, सारा सॉलिड है, बहुत सारे टाइप का सॉलिड है, डिसॉल्व सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड, कॉलोइडल सॉलिड, सेटेलेबल सॉलिड, वोलेटाइल सॉलिड, नॉन वोलेटाइल सॉलिड, ऑर्गेनिक सॉलिड, इनऑर्गेनिक सॉलिड, ठीक है, बहुत सारे सॉलिड है। तो ऑर्गेनिक सॉलिड के बारे में जैसे बताया, ऑर्गेनिक सॉलिड में जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन रहता है, ये सब ऑर्गेनिक सॉलिड है। इनऑर्गेनिक सॉलिड में जैसे मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल और सॉल्ट, जैसे कि सैंड, सैंड, डेब्रिस, क्लोराइड, सॉल्ट, ठीक है, ये सब इनऑर्गेनिक में आता है। तो ऑर्गेनिक हो गए, इनऑर्गेनिक हो गए। अब देखिए एक एक करके हम देखेंगे, सस्पेंडेड, डिसॉल्व और सस्पेंडेड सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड का ये नाम है टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, TSS, शॉर्ट फॉर्म में हम TSS कहते हैं, TSS। तो सस्पेंडेड सॉलिड क्या, कैसे हम डिटरमिन करेंगे? सस्पेंडेड सॉलिड जनरली फिल्टर करके, ठीक है। पहले हम एक फिल्टर है जिसका फोर्स साइज है 1 माइक्रोन, ठीक है।
1 माइक्रोन 4 साइज का फिल्टर से हम स्यूएज को फिल्टर करेंगे और फिल्टर के ऊपर जो भी सॉलिड रह जाएगा उसे कहते हैं टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। ठीक है, तो दैट इज सस्पेंडेड सॉलिड greater than 1 micron, the solid size greater than 1 micron, that is called suspended solid. उसके बाद dissolved solid and colloidal solid. Dissolved solid है the particle size smaller than 10 to the power minus 3 micron. जो solid का particle size 10 to the power minus 3 micron से कम है उनको कहते हैं dissolved solid, और जो solid का particle size 1 to 10 to the power minus 3 micron इसी के बीच में रहता है उसे कहते हैं colloidal solid. ठीक है, इसको डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे? टोटल सॉलिड माइनस टोटल सस्पेंडेड सॉलिड दैट इज इक्वल टू टोटल डिसॉल्व एंड कॉलोइडल सॉलिड। डिसॉल्व और कॉलोइडल सॉलिड को हम साथ में एक साथ में मेजर करते हैं। ठीक है, टोटल सॉलिड क्या है? टोटल सॉलिड है हमारा, जो टोटल सॉलिड है वो है एक स्विच के अंदर जितने अमाउंट ऑफ सॉलिड है उसे टोटल सॉलिड कहते हैं। ठीक है, टोटल सॉलिड को the total amount of solid present in a given sample can be determined by evaporating a known volume of sewage sample and weighing the dry residue. हम क्या करेंगे, एक वॉल्यूम ऑफ एक sewage sample लेंगे, उसको इवेपोरेट करेंगे। इवेपोरेट करने के बाद क्या, इवेपोरेट करने के टाइम में क्या होगा, जो भी वाटर है वाटर रिमूव हो जाएगा, बाकी जितना भी सॉलिड है सस्पेंडेड डिसॉल्व जो भी सॉलिड है वो वहां पे रह जाएगा, तो वो इवेपोरेट नहीं होगा। तो वो जो डाई रेसिड्यू वहां पे रह जाएगा उसको हम वेट करेंगे तो वहां पे टोटल सॉलिड डिटरमिन हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्रोसेस है, ये मेथड है, ये लेबोरेटरी में हम करते हैं। टोटल सॉलिड डिटरमिन करने के लिए स्यूएज सैंपल को इवेपोरेट करेंगे। इवेपोरेट करने के बाद जो भी वाटर है वाटर रिमूव हो जाएगा, बाकी टोटल सॉलिड वहां पे रह जाएगा। उसको हम वेट करके मेजर कर लेंगे तो टोटल सॉलिड हम पता चल जाएगा। उसके बाद हम डिटरमिन करेंगे टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड कैसे डिटरमिन करेंगे, पहले हम फिल्टर करेंगे। 1 माइक्रोन का जो फिल्टर साइज है, 1 माइक्रोन 4 साइज का जो फिल्टर पेपर है, उसी से हम स्यूएज को फिल्टर करेंगे और फिल्टर के ऊपर जो भी रेसिड्यू रह जाएगा उसको हम इवेपोरेट करेंगे, क्योंकि उसके रेसिड्यू में पूरा वाटर रहता है। इवेपोरेट करेंगे और उसको ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद उसको वेट करेंगे और उसी से हम टोटल सस्पेंडेड सॉलिड पता चलेगा। तो टोटल सॉलिड पता चल गया, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड पता चल गया। दोनों का डिफरेंस है टोटल डिसॉल्व एंड कॉलोइडल सॉलिड। डिसॉल्व और कॉलोइडल सॉलिड हम साथ में मेजर करेंगे। और डिसॉल्व सॉलिड का डेफिनेशन है जिसका पार्टिकल साइज जनरली 10 to the power -3 माइक्रोन से कम है, और कॉलोइडल सॉलिड का डेफिनेशन है जिसका पार्टिकल साइज 1 माइक्रोन टू 10 to the power -3 माइक्रोन का बीच में है, उसको कॉलोइडल सॉलिड कहते हैं। क्लियर सबको? टोटल सॉलिड, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, टोटल डिसॉल्व सॉलिड, कॉलोइडल सॉलिड सब क्लियर? कोई डाउट है तो बताओ। और दो टाइप के सॉलिड है, एक होता है वोलेटाइल सॉलिड, एक होता है फिक्स सॉलिड। ठीक है, वोलेटाइल सॉलिड है जनरली जो ऑर्गेनिक नेचर है। द नॉन फिल्टरेबल ड्राई रेसिड्यू इज बर्न्ड एंड इग्नाइटेड एट 550 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हमारा जो टोटल सॉलिड है ना, टोटल सॉलिड को हम क्या करेंगे, 550 डिग्री सेंटीग्रेड में हम हीट करेंगे, इग्नाइट करेंगे। ठीक है, उनके लिए एक फर्नेस है, लेबोरेटरी में भी है हमारा फर्नेस। ठीक है, 15 to 20 मिनट तक उसको इग्नाइट करेंगे। उसके बाद जो भी वोलेटाइल सॉलिड है वो जल जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जो भी लॉस होगा, लॉस ऑफ वेट ड्यू टू इग्निशन विल रिप्रेजेंट द वोलेटाइल सॉलिड। जो वोलेटाइल सॉलिड है वो लॉस होगा, बाकी जो सॉलिड रह जाएगा 550 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट करने के बाद जो सॉलिड रह जाएगा उसे कहते हैं फिक्स सॉलिड। ठीक है, the difference between total suspended solid and volatile solid represent the total non volatile solid। volatile solid, non volatile solid, non volatile solid का अर्थ फिक्स सॉलिड भी कहते हैं। ठीक है, तो volatile solid non volatile solid डिटरमिन करने के लिए हम हीट करेंगे 550 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर वहां पे और टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, ये टोटल सॉलिड टोटल सस्पेंडेड सॉलिड डिटरमिन करने के लिए हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट करेंगे, 100 या 104 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये हमारा डिटरमिनेशन प्रोसेस है और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड है। क्लियर सबको? अच्छा, और एक टाइप का सॉलिड है जो है सेटलेबल सॉलिड। ठीक है, सेटलेबल सॉलिड में कहता है जो सेटल हो जाता है, कुछ अगर कुछ टाइम वहां पे रह जाएगा सेटल में, जैसे कि सेडिमेंटेशन टैंक में जो होता है
कुछ सॉलिड सेडिमेंट, कुछ सेडिमेंट वहाँ में सेटल हो जाता है, बाकी वाटर के साथ रिमूव हो जाता है, वाटर के साथ चला जाता है। उसके टाइप का एक सेटलेबल सॉलिड होता है। सेटलेबल सॉलिड डिटरमाइन करने के लिए तरीका है एक इसी टाइप का, ये कोनिकल जो फ्लक्स है, कोनिकल टाइप का एक कोन शेप का एक हम यहाँ पे जार लेंगे। एक कोन शेप का एक जार है, इसको डिटरमाइन, इसे इमअप कोन कहते हैं, इमअप कोन, इसे इमअप कोन कहते हैं। इसमें क्या करेंगे, पूरा एक इसका कैपेसिटी 1 लीटर का होता है। 1 लीटर में स्वीज लेंगे और इसको हम 2 आवर 2 घंटा तक यहाँ पे वेट करेंगे, रेस्ट कंडीशन में रखेंगे। उसके बाद जो सॉलिड होगा जो यहाँ पे नीचे सेटल हो जाएगा, ठीक है, जो सॉलिड यहाँ पे सेटल हो जाएगा उसको कहते हैं सेटलेबल सॉलिड। और उसको मेजरमेंट यहाँ पे स्केल दिया हुआ है, उससे हम मेजर कर पाएंगे डायरेक्टली, मिलीग्राम पर लीटर में हम मेजर होगा, ठीक है। ये जो स्केल दिया हुआ है वो मिलीग्राम पर लीटर में दिया हुआ है। 1 लीटर कैपेसिटी, इसके स्वीज डाल देंगे और 2 घंटा 2-2.5 घंटा यहाँ पे हम वेट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे रीडिंग लेंगे, सेटलेबल सॉलिड का हमें पता चल जाएगा, ठीक है। और सेटलेबल सॉलिड का डिफरेंट स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड सेटलेबल सॉलिड होगा। और डिफरेंट सॉलिड क्या, जो सॉलिड अगर मेजर करके जो भी डाटा आता है उसके ऊपर डिटरमाइन करेगा जो स्वीज का जो स्ट्रेंथ क्या है उसको डिवाइड। जैसे कि टोटल सॉलिड अगर 400 अगर 400 होगा तो वीक स्वीज है, 800 होगा तो मीडियम स्वीज, 1200 होगा तो स्ट्रॉन्ग स्वीज। उसी तरह सस्पेंडेड सॉलिड अगर 100 होगा तो वीक, 200 होगा तो मीडियम और 350 होगा तो स्ट्रॉन्ग। वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड होगा, ये डाटा रहेगा। सेटलेबल सॉलिड आएगा, जो ये जो सेटलेबल सॉलिड है वो अगर 2.5 जो डाटा आएगा वो अगर होगा, ये सब मिलीग्राम पर लीटर में यूनिट। 2.5 है वीक, 5 में मीडियम और 7 में स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इथर सोल्यूबल मेटल जैसे कि फैट, ऑयल, ग्रीस, ये सब वो अलग से डिटरमिनेशन प्रोसेस है, ठीक है। ये डाटा रहेगा तो स्वीज का स्ट्रेंथ हम पता कर पाएंगे, उसका स्ट्रेंथ क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड के ऊपर डिपेंड करके बेस करके। क्लियर? सर एक बार वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड रिपीट कर दीजिए। वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड, मान लो जो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड हमने डिटरमाइन किया था ना, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड डिटरमाइन करने के बाद उसको हम हीट करेंगे 550 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 550 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट करने के बाद क्या होगा, कुछ सॉलिड वहां पे उसको जल जाएगा और रिमूव हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो अमाउंट ऑफ सॉलिड लॉस हो जाएगा उसके कहते हैं वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड, ठीक है। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड से जो सॉलिड 550 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट करने के बाद वो रिमूव हो जाता है, वो जल जाता है या कोई रिमूव हो जाता है, उसे कहते हैं हम इग्निशन हो जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं हम वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड। और जो सॉलिड रह जाता है उसे कहते हैं नॉन वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड, उसका और एक नाम है फिक्स सॉलिड भी कहते हैं, ठीक है। ओके सर। उसके बाद पीएच तो ऑलरेडी ये सब कंपोनेंट हमने वाटर सप्लाई में पढ़ा था। पीएच क्लोराइड कंटेंट एक बार देख लेना, मैं दोबारा नहीं बोल रहा हूँ। पीएच क्लोराइड कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट मैंने वाटर सप्लाई में पढ़ाया था, ठीक है। ये सब वाटर सप्लाई में होता। अब ये से हम तीनों पॉइंट को आराम से डिस्कशन करेंगे। डिजॉल्व ऑक्सीजन, बीओडी, सीओडी, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। डिजॉल्व ऑक्सीजन है the oxygen dissolve in the fresh sewage is known as dissolved oxygen। तो फ्रेश स्यूएज में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व कंडीशन में रहता है उसे कहते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन जनरली डिपेंड अपॉन द टेंपरेचर। टेंपरेचर अगर ज्यादा होगा तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा, टेंपरेचर कम होगा तो डिजॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा होगा। द सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन स्यूएज, स्यूएज में ऑक्सीजन का सोल्युबिलिटी जनरली 95% रहता है ऑफ दैट डिस्टिल वाटर, क्योंकि स्यूएज में थोड़ा स्यूएज का सोल्युबिलिटी जनरली कम होता है और फ्रेश वाटर में, डिस्टिल वाटर में सोल्युबिलिटी ज्यादा होता है। तो डिस्टिल वाटर में जो ऑक्सीजन का सोल्युबिलिटी है उससे उसका 95% है स्यूएज का सोल्युबिलिटी, ऐसे भी कम सोल्यूबल है स्यूएज के अंदर, ठीक है। तो उसका ये है ओनली वेरी फ्रेश स्यूएज कंटेन सम डिजॉल्व ऑक्सीजन। जो स्यूएज तुरंत जनरेट हो रहा है, जो फ्रेश कंडीशन में रहता है उसमें कुछ डिजॉल्व ऑक्सीजन रहता है, और जो बहुत सेफ्टी कंडीशन में जनरली डिजॉल्व ऑक्सीजन पूरा का पूरा डिजॉल्व ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो वहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेता है पूरा डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो मिनिमम जो है, और इसके लिए हमें ये जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा, ठीक है।
द डीजल ऑक्सीजन हेल्प इन इंडिकेटिंग द कंडीशन ऑफ स्वेज। डीजल ऑक्सीजन का क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करके हम स्वेज का कंडीशन भी पता कर सकते हैं, ठीक है। द डिटर्मिनेशन ऑफ स्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ डीजल ऑक्सीजन, डीजल डीओ डिटर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है। because while discharging the treated sewage into some river, it is necessary to ensure at least 4 ppm of DO in it। जब हम कोई स्वेज को किसी रिवर में डिस्चार्ज करेंगे तब उसी रिवर का मिनिमम डीजल ऑक्सीजन 4 ppm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 4 मिलीग्राम पर लीटर उस रिवर का जो डीजल ऑक्सीजन है 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या है वो वाटर पोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और मिनिमम 4 से अगर ज्यादा ऊपर है, एक्चुअली सैचुरेशन कंडीशन में तो 9.8 या 10 के आसपास होना चाहिए किसी भी वाटर फ्रेश वाटर बॉडी का डीजल ऑक्सीजन। तो हम अगर कोई स्वेज को डिस्पोजल करने के बाद वो अगर बिल्कुल नील हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो वो तो पूरा वाटर बॉडी खराब हो जाएगा। तो मिनिमम जो डीजल ऑक्सीजन होना चाहिए वो 4 से कम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 4 होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम स्वेज को डिस्चार्ज करने से पहले हम उसका डीजल ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, ठीक है। डीजल ऑक्सीजन से पता चल जाएगा कि अगर वो स्वेज हम डिस्चार्ज करेंगे तो वाटर बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा डीजल ऑक्सीजन के ऊपर। क्योंकि डीजल ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वाटर बॉडी का जितना भी वाटर जो ये है विसिनिटी इन द डिस्पोजल, आसपास के जो डिस्पोजल पॉइंट है, मान लो कोई पाइप के कोई जगह पे डिस्पोजल हो रहा है तो उसका आसपास का एरिया जो है उसको न्यूसेंस क्रिएट होगा, ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इसी जगह पे कोई ड्रेन है, ड्रेन जहाँ पे डिस्पोजल कर रहा है किसी रिवर के अंदर, जो डिस्पोजल पॉइंट एग्जैक्ट जो डिस्पोजल पॉइंट है उसी डिस्पोजल पॉइंट में ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा उसका आसपास के एरिया में कुछ कंपेयर टू अदर एंड, ठीक है। तो ये इसकी विसिनिटी ऑफ द डिस्पोजल पॉइंट, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, टू फाइंड द डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सीएस बिफोर डिस्पोजल डीओ टेस्ट इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए डीओ टेस्ट, डीजल ऑक्सीजन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। और डीजल ऑक्सीजन टेस्ट करने के लिए हम जनरली एक तो डीजल ऑक्सीजन मीटर है, अभी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मेथड आ गया, हमारे लैब में भी है, डीजल ऑक्सीजन मीटर है। और एक मेथड है पहले जो यूज होता है विंकलर मेथड। विंकलर मेथड केमिकल टाइट्रेशन प्रोसेस है, वो लंबा है, लेकिन हम लेबोरेटरी में जो यूज करेंगे वो डीओ मीटर यूज करेंगे। डायरेक्टली डीओ पोप रहता है, उस स्विच के अंदर देने से पता चल जाएगा जो उसके डीओ कितने हैं। हमारे लैब में वो मीटर है, हम जब भी हम प्रैक्टिकल करेंगे वो दिखा देंगे, ठीक है। तो यह है डीओ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, डीजल ऑक्सीजन के बारे में। अब देखते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन ए स्यूएज कैन बी असेस्ड इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ठीक है। जो भी स्यूएज में जो ऑर्गेनिक मैटर रहता है उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। उसके लिए एक मेथड है, 2-3 मेथड और भी मेथड है। एक मेथड है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर। जो स्यूएज के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, उसी से हम पता कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर का कितने ऑर्गेनिक मैटर है स्यूएज के अंदर, ठीक है। तो ये है जो सीओडी है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये वन टाइप ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन स्यूएज, ठीक है। इसे हम एज ए मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो दैट इज द सीओडी इज द नथिंग बट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर ए स्यूएज टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द स्यूएज, ठीक है। दैट इज the amount of oxygen required to oxidize the given quantity of CH is known as COD, ठीक है। COD that is chemical oxygen demand, ठीक है। तो ये है ऑक्सीजन डिमांड। अब देखते हैं सीओडी कैसे मेजर करते हैं। सीओडी केमिकल प्रोसेस है, केमिकल मतलब ये केमिकल है, इसमें क्या करेंगे, सीएच सैंपल लेंगे, सीएच सैंपल में एक ऑक्सीडेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, वहां पे हम, हाँ बोलो राम बोलो। राम कुछ बोलना है?
ठीक है, तो तो ये केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दैट इज chemical oxygen demand is the amount of oxygen required to completely oxidize the organic matter present in the sewage, that is called chemical oxygen demand. ये जनरली रिप्रेजेंट करता है कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मैटर है, कितने अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है स्यूज को रिप्रेजेंट, वन टाइप ऑफ वन मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्यूज सैंपल लेंगे, उसमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीडेंट जैसे कि KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये एक्स्ट्रा ऑक्सीडेंट होता है, उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद उसको थोड़ा हीट करेंगे और थोड़ा H2SO4 भी ऐड कर देंगे थोड़ा अच्छे से रिएक्शन होने के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइट्रेशन यूज करके कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हुआ है वो डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो इसी मेथड में जो भी ऑक्सीजन जो भी यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा उसमें और बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर भी आता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। तो जो COD है, COD कोई जगह पे COD वैल्यू दे रखा है, मतलब COD के अंदर दोनों टाइप का बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों ऑर्गेनिक मैटर वहां पे इंक्लूड है COD के अंदर, ठीक है। मान लो COD 100 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब 100 मिलीग्राम पर लीटर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा बोथ ऑर्गेनिक और बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोज करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा मेथड है, ये लेबोरेटरी मेथड है। ये रिएजेंट यूज करेंगे जैसे H2SO4, KMnO4 और K2Cr2O7 कोई भी एक फॉर्मेशन यूज करेंगे, उसके बाद टाइट्रेशन यूज करेंगे। इसी मेथड में हम डिस्कशन करेंगे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसके बाद और एक मेथड है, जो भी सीएस के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको रिप्रेजेंट करने का और एक मेथड है, जिससे है टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। ये कार्बन जो एलिमेंट है ना, वो ऑर्गेनिक मैटर का बेसिक चीज होता है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब उसमें कार्बन रहेगा, ठीक है। तो कार्बन एक प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो अगर हम कितना अमाउंट ऑफ कार्बन है वो पता कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है उसमें। ये थियोरेटिकल मेथड है। उसके लिए हमें केमिकल हर ऑर्गेनिक मैटर का जो स्वीज के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका फॉर्मूला जो ये है, केमिकल जो फॉर्मूला है वो पता होना जरूरी है। उसके बाद ही हम ये डिटरमाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी और एक मेथड है, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन डिटरमाइन करके कितने अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है यहाँ पे स्वीज के अंदर वो डिटरमाइन कर पाएंगे। और एक है जो मोस्टली जनरली यूज होता है, हम ज्यादा यूज करेंगे, वो है BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम पॉइंट में BOD क्या है, BOD कैसे डिटरमाइन होता है, BOD के बारे में बहुत कुछ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये BOD। तो हाउ इज BOD? BOD इज द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बायोलॉजिकली, ठीक है। द ऑर्गेनिक मैटर, पहले तो हमने जो दो टाइप का ऑर्गेनिक मैटर है, एक तो है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। तो COD जो है उसमें बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों है, लेकिन जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है इसमें से बायोडिग्रेडेबल अमाउंट ऑफ जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका हम डिटरमाइन करेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल इसमें डिटरमाइन नहीं हो पाए, इसीलिए इसका नाम है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। जो बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल है, जैसे कि बैक्टीरिया डिग्रेड कर रहा है, जब मैंने बैक्टीरिया का डिकम्पोजिशन पढ़ा था पता रहता है कुछ बैक्टीरिया कुछ ऑर्गेनिक मैटर है जो बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर पाते, उसे कहता है नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। उसको हम वो जो डिग्रेडेशन नहीं होगा वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन जो पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेडेशन होगा, जो जैसे बैक्टीरिया जिसको खा लेता है, जिसको डिकम्पोज कर देता है, वो जनरली ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए हम जनरली उसमें ज्यादा फोकस करेंगे जो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल जो ऑर्गेनिक मैटर है उसमें ज्यादा फोकस करेंगे, उसको रिमूवल करने के लिए ज्यादा सॉफ्ट ट्रीटमेंट करेंगे, उसको रिमूव जितना जल्दी हो सके वो रिमूव करेंगे। वो रिमूव नहीं करेंगे तो जो बहुत सारी जो बैड स्मेल क्रिएट होगा, ये अनहाइजीनिक कंडीशन होगा, ये पोल्यूशन होगा, ये इसकी वजह से होगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल की वजह से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि तो डिग्रेडेबल ही नहीं है तो वो पोल्यूशन नहीं कर पाता, ठीक है। तो जैसे कि जो बायोडिग्रेडेबल जैसे ये सारा रिएक्शन है,
ये जो केमिकल रिएक्शन है, अब देखते हैं डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बीओडी? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, हर एक टर्म इंपॉर्टेंट है। ये जो डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरिया for the biologically decomposition of dissolved oxygen matter present in a given sample of CS under aerobic condition is known as biochemical oxygen demand. Under aerobic condition में जो भी dissolved oxygen है बैक्टीरिया को डिकम्पोज करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उससे कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट फॉर बी वेस्ट वाटर। ठीक है, इसका टेस्ट भी हमारा सिलेबस में भी है, हमारा एग्जाम में वहाँ पे टेस्ट कैसे होता है वो लेबोरेटरी में है। ठीक है, टेस्ट तो बाद में करेंगे, पहले एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो दैट इज द बीओडी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरिया फॉर बायोलॉजिकली डिकम्पोज द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, बायोलॉजिकली डिकम्पोज द डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सीएस में अंडर एरोबिक कंडीशन। ठीक है, एरोबिक कंडीशन में अगर एरोबिक कंडीशन नहीं रहेगा तो भी वो बीओडी नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर एरोबिक कंडीशन होना चाहिए। प्रॉपर एरोबिक कंडीशन में बैक्टीरिया कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, बैक्टीरिया को कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर, डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दैट इज कॉल्ड बीओडी। क्लियर सबको? डिफरेंस बिटवीन बीओडी और सीओडी समझ में आ गया? व्हाट इज बीओडी? ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बीओडी, 2 मार्क्स से क्वेश्चन आता है। किसी को तो बीओडी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, वो पता नहीं पाता। ठीक है, ठीक है, अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन है, इफ सफिशिएंट ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन वेस्ट वाटर then the useful aerobic bacteria will flourish and cause the aerobic biological decomposition of the organic matter, which will continue until oxidation is completed. The amount of oxygen consumed in this process is BOD. ठीक है, ये जो ये भी एक डेफिनेशन है, और एक डेफिनेशन है या आसान तरीके से समझने के लिए है, कोई if sufficient oxygen is available in waste water, then useful bacteria will flourish and cause the aerobic biological decomposition of the organic matter, which will continue until decomposition is complete. In this process, the amount of oxygen consumed in this process is called BOD. ये डेफिनेशन है, इसके ये उसका एक्सप्लेनेशन है। क्लियर? उसके बाद हम टेस्ट करेंगे। BOD test is performed to find out amount of biodegradable organic matter present in CS and the rate of degradation. ये जो टेस्ट है, टेस्ट के 2 टाइप है, कहता है कितना अमाउंट है वो पता चलेगा, उसके बाद रेट ऑफ डिग्रेडेशन। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिक मैटर हो एक दिन में सब डिग्रेडेशन हो जाएगा। डिग्रेडेशन एक लॉन्ग प्रोसेस, एक्सपोनेंशियल प्रोसेस। ठीक है, हमें इसका ग्राफ है कैसे डिग्रेड होता है, तो एक रेट में डिग्रेड होता है, पहले हाई रेट में डिग्रेड होता है, उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा डिग्रेडेशन रेट भी कम होना जाएगा, जैसे एक्सपोनेंशियल डिके होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ डिग्रेडेशन में हम बीओडी टेस्ट के बारे में टेस्ट से पता चलेगा। ठीक है, बीओडी रिएक्शन इज पॉसिबल इन प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, ऑक्सीजन और प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन। बीओडी रिएक्शन होने के लिए ये कंडीशन होना जरूरी है। पहले तो बैक्टीरिया होना चाहिए और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए और फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन होना चाहिए। ये एक्सट्रीम कंडीशन नहीं होना चाहिए, जैसे कि टेम्परेचर वगैरह। ठीक है, क्लियर? आप देखते हैं जैसे मैंने बताया बीओडी इज नॉट ए केमिकल रिएक्शन। क्या होता है, रिएक्शन दे दो केमिकल तुरंत हो जाएगा। ठीक है, विद इन ए सेकंड केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन बायोकेमिकल ऑक्सीजन जो बायोकेमिकल जो रिएक्शन है वो लॉन्ग प्रोसेस है, इसलिए हम कैसे पता चलेगा? तो जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ए लॉन्ग प्रोसेस। मान लो एक पूरा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कंप्लीट होने में 1 साल लग गया, मान लो, तो 1 साल तक तो हम वेट नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम स्टैंडर्डाइज करेंगे डिटरमिन करने के लिए। तो उसके लिए एक स्टैंडर्डाइज है, जब हम 5 दिन में कितना बीओडी, कितना ऑक्सीजन डिमांड है, उसे कहते हैं 5 डे बीओडी। ठीक है, 5 डे
5 दिन में कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिकम्पोज हो रहा है, उसके लिए कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, उससे उसको डिटरमिन करेंगे। उसी से बहुत सारी हमारा जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है, डिटर्मिनेशन, स्ट्रेन जानना या ट्रीटमेंट प्रोसेस, ये सब इसी डाटा में हो जाएगा। इसीलिए हम जनरली स्टैंडर्ड है 5 डे व्यू, 5 दिन में कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है फॉर डिग्रेडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो इसको एक्सप्रेस करता है 5 डे बीओडी। और टेम्परेचर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि जनरली वेस्ट वाटर का इंडियन कंडीशन में वेस्ट वाटर का टेम्परेचर जनरली 20 डिग्री होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं इसे अगर बीओडी एट 5 डिग्री, बीओडी 5 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये स्टैंडर्ड डाटा है। ठीक है, किसी सैंपल का बीओडी 5 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब है 5 दिन में कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा रेट, टेम्परेचर ज्यादा हो तो हाई रेट में वो डिग्रेड होगा। ठीक है, एक टेम्परेचर स्टैंडर्ड होगा, एक टाइम स्टैंडर्ड होगा, टाइम एंड टेम्परेचर। टाइम तो हम 5 दिन लेंगे, टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसी स्टैंडर्डाइजेशन के बाद उसके बाद टेस्ट करेंगे। ठीक है, टेस्ट के बाद उसको जो डाटा आएगा वो हम अगला प्रोसेस में ट्रीटमेंट में जो भी ज्यादा यूज होना है वो यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर। बीओडी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया सबका, बीओडी क्या है, मेन प्रोसेस क्या है, बीओडी कैसे डिटरमिन होता है। किसी का कोई डाउट हो तो बताओ। आई थिंक सबका क्लियर होगा, एक बार पढ़ लोगी तो और भी क्लियर हो जाएगा, बहुत ही नया चीज है ये। अब देखते हैं बीओडी डिटरमिन लेबोरेटरी में कैसे डिटरमिन होता है बीओडी। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया 5 दिन में बीओडी, 5 दिन 20 डिग्री सेंटीग्रेड में हम बीओडी डिटरमिन करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, बीओडी 5 is determined in the laboratory by mixing or diluting a known volume of sample of wastewater which is known as with a known volume of aerated pure water and then calculating the DO of the dilute sample. इसको बीओडी डिटरमिनेशन मेन प्रोसेस है डिसॉल्व ऑक्सीजन डिटरमिनेशन। बीओडी नथिंग बट ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन डिटरमिन करेंगे, उसी से हम बीओडी पता चल जाएगा। द डाइल्यूटेड सैंपल इज द, अच्छा पहले बात है कि एक सैंपल लेंगे, इधर ये 5 ml सैंपल या 10 ml एक वेस्ट वाटर का सैंपल लेंगे। ठीक है, अच्छा ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस में देखेंगे लैब में क्या होता है। लैब में जनरली हम क्या करेंगे, और बीओडी एक बोतल, बीओडी का अलग टाइप का बोतल है। ठीक है, इसी टाइप का देखने में, ऐसे देखने में आता है, देखा ही होगा लेबोरेटरी में, केमिस्ट्री लैब में देखा होगा, इसी टाइप का बोतल है। इसका जनरली हमारा साइज यह 300 ml का बीओडी टेस्ट बोतल है, इसे कहते हैं बीओडी बोतल कहते हैं, कभी कभी उसका नाम है बीओडी बोतल। उसका वो 300 ml का कैपेसिटी का होता है। उसमें क्या करेंगे हम, जनरली जो यूज करते हैं 4 ml का जो ये है, फोर एम एल सैंपल हम प्रोवाइड करेंगे, 4 ml सैंपल, 4 ml वेस्ट वाटर से उसको डायल्यूट करेंगे, फ्रेश वाटर, डिस्टिल वाटर से डायल्यूट करेंगे, पूरा 300 ml बना देंगे, पूरा 300 ml बना देंगे। ये सैंपल प्रिपरेशन बीओडी टेस्ट करने के लिए। पहले 4 ml सैंपल लेंगे और उसको डिस्टिल वाटर से डायल्यूट करके पूरा का पूरा बोतल फिलअप कर देंगे, प्रोडक्ट 300 ml हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम डिसॉल्व ऑक्सीजन टेस्ट करेंगे। ये ऐसे 3 बोतल, 3 या 5 बोतल हम ऐसे सैंपल प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर करने के बाद क्या करेंगे, दिस सैंपल इज इंक्यूबेटेड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 5 डेज। ये इंक्यूबेटर रहता है, रेफ्रिजरेटर के टाइप का होता है, बीओडी इंक्यूबेटर कहते हैं। वो हमारा लैब में है, बहुत बड़ा टाइप के फ्रीज टाइप के देखने में आओगे। कोई अगर पीएससी लैब में गया होगा ना, जो हमारा पीएससी लैब है उसमें दर्जा के डोर के पास में लगा हुआ है, एक फ्रीज टाइप का देखने में रहता है, उसे कहते हैं बीओडी इंक्यूबेटर। लैब में भी आप देखा रहेंगे, कोई नहीं देखा होगा।
तो उसमें टेम्परेचर कंट्रोल होता है, उसमें जो भी रिएक्शन के लिए जो भी फेवरेबल कंडीशन है वो हम प्रोवाइड करेंगे। टेम्परेचर कंट्रोल होता है, कोई एक्सटर्नल लाइट नहीं आता, ठीक है। तो उसमें सारा कुछ कंट्रोल कंडीशन में रहता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो उसमें क्या करेंगे, उसको ये जो सैंपल है उसी के अंदर रख देंगे 5 दिन के लिए, 5 डे लिए, ठीक है। तो 5 दिन तो पहले प्रिपेयर करके इनिशियल जो डीओ है, डिजोल्व ऑक्सीजन है, इनिशियल डीओ मेजर कर लेंगे। जैसे जब हम सैंपल प्रिपेयर करेंगे, एक सैंपल से इनिशियल डिजोल्व ऑक्सीजन मेजर कर लेंगे, डीओ आई। उसके बाद 5 दिन के बाद इसको इंक्यूबेटर से निकल के उसके बाद फिर इसको डीओ कैलकुलेट करेंगे, उसको कहते हैं फाइनल डीओ, ठीक है। दैट इज डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल। कोई बता सकता है डीओ इनिशियल बड़ा होगा या डीओ फाइनल बड़ा होगा, कौन सी वैल्यू ज्यादा होगा? किसी का कुछ आइडिया? डीओ इनिशियल ज्यादा होगा या डीओ फाइनल ज्यादा होगा? इनिशियल, डीओ इनिशियल ज्यादा होगा। राइट, डीओ इनिशियल ज्यादा होगा, थैंक यू। तो डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल इनटू डाइल्यूशन फैक्टर, जो डाइल्यूट किया है डाइल्यूशन फैक्टर, दैट इज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल, दैट इज 300, दैट इज इक्वल टू 300, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सैंपल, दैट इज इक्वल टू 400, ठीक है। 300/4। तो ये जो वैल्यू आएगा उसी को कहते हैं हम BOD5 of 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसका जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, वो जो इंक्यूबेटर के अंदर कोई लाइट या एयर नहीं होना चाहिए। इंक्यूबेटर के अंदर लाइट, सनलाइट वहां पे नहीं होना चाहिए और एयर भी वहां पे एंट्री नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों, कोई बता सकता है? टेम्परेचर तो कंट्रोल कर देंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन उसमें लाइट भी एंट्री नहीं होना चाहिए, सनलाइट एंट्री नहीं होना चाहिए और एयर भी एंट्री नहीं होना चाहिए इंक्यूबेटर के अंदर। शायद वो टेम्परेचर पे इफेक्ट करे, टेम्परेचर पे इफेक्ट ना करे। नहीं, लाइट ठीक है, ये मेन रीजन नहीं, मेन और एक रीजन है। एयर का बताओ, एयर क्यों हम एंट्री नहीं करते? एयर के कारण ऑक्सीजन लेवल एयर के बढ़ अंदर जाएगा। ऑक्सीजन होता है सर, राइट, बाय एयर के केमिकल अंदर ऑक्सीजन होता है, अगर ऑक्सीजन वहां पे एंट्री होगा तो हमें तो फाइनल ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, कैलकुलेशन खराब हो जाएगी सर, कैलकुलेशन पूरी मिलेगा ही नहीं है कैलकुलेशन ना। हर टाइम यस सर, वो तो पूरा सैचुरेट होता रहेगा, गलत हो जाएगी। कंटिन्यूअसली सैचुरेट हो जाएगा, कितने अमाउंट ऑफ वो कंज्यूम हो रहा है हमें पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। इसीलिए एयर वहां पे एंट्री होने से रोकना है, और लाइट एंट्री होने से रोकना है। यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, फोटोसिंथेसिस में एयर जनरेट होता है या ऑक्सीजन जनरेट होता यस है सर, ना। फोटोसिंथेसिस पड़ा होगा यस ना, सर, हाँ जहाँ पे लाइट यस सर, एंट्री एयर होगा का, वहां पे फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। यस तो सर, वाटर में तो बहुत सारी फाइटोप्लैंक्टन रहेगा ना, वो तो फोटोसिंथेसिस करके वहां पे ऑक्सीजन जनरेट कर सकता है। इसीलिए वहां पे लाइट भी एंट्री नहीं होना चाहिए और एयर भी एंट्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर सबको? तो ये है हमारा BOD5 डिटर्मिनेशन का टोटल प्रोसीड्यूर है। ये हम प्रैक्टिकल में अगर हम टाइम मिलेगा तो प्रैक्टिकल करवा देंगे, बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल होता है ये। ठीक है, तो जैसे कि मान लो यहाँ पे BOD5 जो हो गया इनिशियल BOD, तो पहले ही सैंपल प्रिपरेशन के तुरंत बाद इनिशियल DO होगा और फाइनल DO 5 दिन के बाद होगा, उसके बाद 300/4, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट करके ये पता चला कि जो भी एक्सपेरिमेंट है, जो BOD5 होता है ना, BOD5 जनरेट 68% ऑफ अल्टीमेट BOD। अल्टीमेट में जो टोटल जो BOD है उसका 68% होता है, और 10 डे BOD 10 दिन का जो BOD होता है वो जनरेट 90% ऑफ अल्टीमेट BOD, ठीक है। ये स्टैंडर्ड, ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, ये याद रखना एग्जाम में आता है। जो 5 डे BOD कितनी परसेंटेज ऑफ टोटल BOD, ठीक है। 5 दिन में मतलब 5 दिन में 68% BOD होता है, और बाकी 10 दिन में 90% BOD होता है। टोटल BOD का 90% ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाता है। और 5 डे BOD एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 3 डे BOD एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 डिग्री में 3 दिन का जो BOD होगा और 20 डिग्री में 5 दिन के BOD के बराबर होगा, ठीक है। और जो अल्टीमेट BOD CS का वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। द BOD रेट कांस्टेंट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेंपरेचर, टेंपरेचर इंक्रीज होने से BOD रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है। ये बहुत ही ये जो है ये ध्यान में रखना, ये 500 लाइन,
5 day BOD, 10 day BOD, 5 day BOD equal to 3 day BOD at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्टीमेट BOD कभी चेंज नहीं होगा, किसी सैंपल का अल्टीमेट BOD सेम है, कोई सैंपल का जो मेन टोटल BOD वो तो सेम ही रहेगा। और एक है BOD जो रेट कांस्टेंट है, मैंने जो बताया ना BOD एक रेट है, 5 दिन में 10 दिन में होता है, तो एक रेट होता है। वो जो रेट कांस्टेंट है, जो रेट रिएक्शन रेट कांस्टेंट है, वो जनरली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ने रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख पाओगे 27 डिग्री में 3 दिन में पूरा BOD जो अटेंड हो रहा है, और वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड में 5 दिन में वो अटेंड हो रहा है, मतलब इनमें रेट ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो BOD कंज्यूम का रेट ज्यादा होता है, और यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा तो कंज्यूम का रेट कम होगा। इसी से हम पता चलता है। ठीक है, तो ये कुछ डाटा है। एक प्रॉब्लम है, इसका आंसर बताओ मुझे, सॉल्यूशन। जो जैसे मैंने एक्सपेरिमेंटल डाटा है, तुम मान लो तुम कोई एक्सपेरिमेंट किया हो, इसमें 2 ml रॉ स्यूएज है, उसको डायरेक्ट करके 200 ml कर दिया, और DO कंसेंट्रेशन इनिशियल है 8 ml, 5 दिन के बाद होगा 5 ml 20 डिग्री सेंटीग्रेड में। फाइंड द BOD ऑफ रॉ स्यूएज एंड अल्टीमेट BOD ऑफ द सैंपल। 5 दिन का BOD और अल्टीमेट BOD दोनों हम कैसे डिटरमिन करेंगे? आंसर बताओ मुझे। अल्टीमेट BOD तो 68% हो जाएगा। पहले 5 दिन का BOD तो निकालो। 5 दिन का BOD कितना है बताओ। पांच दिन का 300, पांच दिन का देख लेता हूँ। हाँ, 5 दिन का 300, और अल्टीमेट BOD कितना है? टोटल BOD टोटल BOD बताओ, इतना टाइम क्यों लग रहा है? अल्टीमेट 5 डे BOD होगा, टोटल BOD कैसे निकालेंगे? टोटल BOD 204। टोटल BOD अल्टीमेट BOD से कम होगा या ज्यादा होगा? सॉरी, टोटल BOD 5 डे BOD से ज्यादा होगा या कम होगा? ये एक्सप्रेशन में करो ना, 5 डे BOD that is 300 equal to 0.68 into total BOD. Total BOD equal to 300 divided by 0.68. अल्टीमेट BOD कैसे 204 हो जाएगा? इसी एक्सप्रेशन में बैठाओ ना। 5 डे BOD कितना निकाला है? 300 इक्वल टू 0.68, 68% माने 0.68 इनटू अल्टीमेट BOD। दैट इज अल्टीमेट BOD इक्वल टू कितना होगा? 300 डिवाइड बाय 0.68 है ना।
हाँ, समझ में नहीं आया? सर 204 आ रहा है। 204 कैसे आएगा? कैसे आ रहा है 204? बताओ मुझे एक बार। सर करके दिखा रहा हूँ, गलत है। सर 300 ऑफ 68%, 300 204। अरे 300 क्या है? ये वैल्यू जो 300 कौन सी वैल्यू है? 5 डे वैल्यू है या अल्टीमेट वैल्यू है? सर 5 डे। 5 बीओडी है ना 5 डे वैल्यू तो इधर होगा ना, लेफ्ट हाँ, साइड में 5 डे वैल्यू होगा और राइट साइड में तो अल्टीमेट बीडी होगा, मतलब बात करना 0.68 से डिवाइड होगा ना। बेसिक मैथ है, 6-7 में मैथमेटिक्स किया होगा ना। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ऐसे करके जो आता है 441.18। 441. एक मिनट ये होता है। अच्छा वो मैंने किया ही नहीं। हाँ वो समथिंग जो होगा वही होगा। ठीक है, 300 डिवाइडेड बाय 0.68। क्लियर सबको? ये छोटा छोटा प्रॉब्लम एग्जाम में आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। मतलब क्लियर हुआ कि नहीं? आप क्लियर हुआ तो दूसरा प्रॉब्लम करो, ये प्रॉब्लम बताओ। ये भी सेम टाइप का है, ये आंसर बताओ इसका। किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ, बोलो, क्योंकि ये एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी थिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके भी 300 आ रहा है क्या? ईश्वर, तुम्हें फॉर्मूला पता नहीं है तो इतना दिन तो क्या कर रहा हूँ मैं, इतना टाइम तो जो मैंने बीओडी पढ़ा रहा था। तुम जब क्लास लेते हो तब कुछ हाथ के पास कुछ पेंसिल पेपर पेन वगैरह कुछ नहीं रखते? जब भी कोई फॉर्मूला हम बोलते हैं उसको लिख लेना चाहिए था ना। इवन मैं पिछली एग्जाम में, पिछली प्रॉब्लम में भी मैं कर प्रॉब्लम ये फॉर्मूला लिख दिया था। हाँ 300 ठीक है। और तीसरा प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम नंबर 3 वो करके बताओ। प्रॉब्लम नंबर 2 सबको क्लियर? ये जो बाकी के कैंडिडेट ज्वाइन फिर से नहीं हुआ है, इनको कैसे पता चलेगा ये जो प्रॉब्लम? उनको अगर बोल दो जो ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है ज्वाइन करने के लिए, जो तुम्हारा दोस्त वगैरह है। एट्टी
एक अनुपम ही आंसर दे रहा है, बाकी कहाँ चला गया सब? अगर समझ में नहीं आए तो बोलो, अगर नहीं आ रहा है तो आंसर दो। अनुपम, पुष्पांजलि सही है, बाकी तो कहाँ चले गए? और कम दे रहा है। ईश्वर को तो पता नहीं है फॉर्मूला, अभी तो पता चल गया। ये प्रॉब्लम बताओ ईश्वर। दीपक, यस सर, लास्ट वाला नहीं आ रहा। लास्ट समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, ऊपर वाला तो आ गया 300, नीचे वाला समझ में नहीं आ रहा। बाकी के कैंडिडेट, बाकी के स्टूडेंट कहाँ चला गया? उन सबको ये पता है सब? फिर एग्जाम में अगर बोलेगा सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं, तो एग्जाम में आएगा ना। सेशनल 2 में ये से आंसर, ये क्वेश्चन आएगा, मैं बोल रहा हूँ। और कोई तब बताएगा ना, तब जब क्लास कराता है तब ज्वाइन नहीं करते, बाद में बोलते हैं नहीं। 2% सोल्यूशन, ये मेन इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। 2% सोल्यूशन, जस्ट डायल्यूशन फैक्टर तो डायरेक्टली दिया था यहाँ पे जस्ट 2% सोल्यूशन, ठीक है। दैट इज डायल्यूशन रेशियो 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज सोल्यूशन, 100/2, दैट इज 50%, ठीक है। डायल्यूशन रेशियो 50%, मतलब 2 ml को 100 ml करना है, ठीक है। दैट इज 100/2 इक्वल टू 50। बाकी कर लो। यहाँ पे डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन 4 ppm दिया हुआ है, मतलब डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल दिया हुआ है 4, दैट इज इक्वल टू 4 into 250, दैट इज इक्वल टू 200 आंसर, है ना? क्लियर? दीपक, अनुपम 80 नहीं है, 80 कैसे बताया? यस सर, क्लियर है। अनुपम क्लियर है? पुष्पांजलि तुम्हारा क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब देखते हैं थोड़ा ये जो बीओडी का केमिकल रिएक्शन जनरली क्या होता है, एग्जाम में कभी कभी रिएक्शन लिखने के लिए बोलते हैं जे बीओडी रिएक्शन लिखो, तब ये ऊपर का जो इक्वेशन है वो लिखना पड़ेगा। पहले तो है रिएक्शन के लिए, पहले क्या चाहिए? ऑर्गेनिक मैटर प्लस ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक मैटर प्लस ऑक्सीजन दोनों होना चाहिए, अदरवाइज कोई रिएक्शन नहीं है। उसके बाद है जो ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब बैक्टीरिया वगैरह ये सब होना चाहिए, ये मेन इसेंशियल चीज है। ऑर्गेनिक मैटर प्लस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या जनरेट होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यू सेल और स्टेबल प्रोडक्ट। तो जो भी और भी कोई न्यू सेल स्टेबल प्रोडक्ट जो भी और भी प्रोडक्ट है वो ये है बीओडी का इक्वेशन, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन का प्रेजेंस में ये सारा डिकम्पोज करेगा। डिकम्पोज करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यू सेल, ये न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल और स्टेबल और भी अदर जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो जनरेट करेगा। तो इसको ग्राफिकली अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमने बताया जो डिकम्पोजिशन रेट है वो एक्सपोनेंशियल डिके करेगा, क्योंकि ये एक दिन का रिएक्शन नहीं है। केमिकल रिएक्शन तो 1 सेकंड में हो जाता है, लेकिन ये बीओडी रिएक्शन बहुत टाइम से, 1 साल 2 साल 3 साल इवन 10 साल तक चलेगा कंप्लीट रिएक्शन के लिए। तो क्या करेगा? ग्राफ प्रोवाइड करेंगे। ग्राफ में क्या करेंगे? एक्स एक्सिस में हम टाइम प्रोवाइड करेंगे और वाई एक्सिस में प्रोवाइड करेंगे बीओडी कंजम्पशन एंड बीओडी रिमेनिंग। दो अलग अलग ग्राफ है, दो ग्राफ है। एक है बीओडी रिमेनिंग, ये जो कार्व है ये है बीओडी रिमेनिंग, और डॉटेड लाइन का जो है वो है बीओडी एग्जर्शन, ठीक है। बीओडी रिमेनिंग मतलब कितने अमाउंट ऑफ बीओडी रह गया, ऑक्सीजन डिमांड रह गया, और एग्जर्शन मतलब उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बीओडी वहां पे चला गया, रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये मान लो एक ग्राफ है, टोटल बीओडी ऊपर का डॉटेड लाइन है, ये टोटल बीओडी को जनरली हम डिटर्म करेंगे L0 से। L0 ये टर्म याद रखना, L0 इक्वेशन, एक इक्वेशन डेवलप होगा, क्योंकि ये एक केमिकल रिएक्शन है, एक इक्वेशन डेवलप करेंगे हम। ऊपर का जो लाइन है, मान लो ये लाइन है हमारा L0 टोटल बीओडी और अल्टीमेट बीओडी को L0 से हम डिनोट करते हैं। और उसके बाद है
एक ग्राफ है, तो बीओडी क्या है, जैसे जैसे डिकम्पोजिशन होगा बीओडी, अमाउंट ऑफ बीओडी कमेगा घटेगा, बीओडी रिमेनिंग, जैसे जैसे ये एक्सपोनेंशियली ऐसी टाइप का कार्व आएगा, इसी टाइप का कार्व है, ये है बीओडी रिमेनिंग कार्व। और बीओडी एक्सेशन कार्व है, ये डॉटेड लाइन जो है बीओडी एक्सेशन, कि जब तक जितना टाइम बढ़ रहा है बीओडी एक्सेशन बढ़ रहा है, मतलब कंजम्पशन बढ़ रहा है ना। आज एक दिन में जितना कंजम्पशन होगा 5 दिन में ज्यादा कंजम्पशन होगा, तो 5 दिन का 5D बीओडी है, ये 5D बीओडी है, 5D बीओडी 60 to 68%। उसके बाद 5 दिन के बाद अगर टाइम और बढ़ेगा और बीओडी एक्सेशन और भी बढ़ेगा, बीओडी बढ़ेगा, बीओडी अमाउंट ऑफ बीओडी बढ़ेगा, बीओडी एक्सेशन बढ़ेगा, ठीक है। और बढ़ते 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 एक टाइम में क्या होता है, ये जो टोटल ये L0 से ये L0 से मीट हो जाएगा, L0 का जो लाइन है और ये जो बीओडी एक्सेशन का जो लाइन है, दोनों धीमे धीमे मीट हो जाएगा एक्सपोनेंशियली, ठीक है। जो मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, एक्सपोनेंशियल जो कार्व होता है उसी कार्व पे होना चाहिए। और इसको इसीलिए ये है, ये तो 5 डे का बीओडी हमें पता है, लेकिन अगर कोई बोलेगा तो 2 दिन का बीओडी कैसे निकालोगे, ठीक है, 3 दिन का बीओडी कैसे निकालोगे, 7 दिन का बीओडी कैसे निकालोगे, 15 दिन का बीओडी कैसे निकालोगे। 5 दिन का ना है, हम एक्सपेरिमेंट करके निकल देंगे, लेकिन हर दिन के लिए तो हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। तब क्या करेंगे, हम एक इसी ग्राफ से एक फॉर्मूला हम जनरेट किया है, ये इसका प्रूफ का जरूरत नहीं है, प्रूफ बहुत हायर क्लास का पाते हैं। ये फॉर्मूला ये रखना बस, बीओडी टी मतलब एनी टाइम 1 डे 2 डे 3 डे 5 डे, बीओडी टी इक्वल टू L0 दैट इज इक्वल टू अल्टीमेट बीओडी इनटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस k इनटू t, e फॉर एक्सपोनेंशियल, k इक्वल टू बीओडी रेट कांस्टेंट, t इक्वल टू टाइम। तो 2 दिन का बीओडी होगा, बीओडी 2 इक्वल टू L0 इनटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस k इनटू 2। 3 दिन का BOD 3 इक्वल टू L0 इंटू 1 माइनस L0 इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस k इंटू 3। ऐसे करके हम जितना दिन का BOD चाहिए, 5 दिन का 10 दिन का, वो हम BOD निकल पाएंगे इसी फॉर्मूला से। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट किसी का बताओ। सर L0 क्या है? L0 टोटल BOD, अल्टीमेट BOD, टोटल एक स्वीज में टोटल कितना अमाउंट ऑफ BOD रहता है, वो L0। K रेट कांस्टेंट, ये जो रेट एक रेट में होता है ना, ये जो रिएक्शन होगा एक रेट में होगा, ठीक है। ये रेट डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। 20 डिग्री जनरली हम ये जनरल 20 डिग्री सेंटीग्रेड हम लेते हैं रेट के लिए, 23 के 27 के लिए अलग रेट है। तो बीओडी रेट कांस्टेंट है और टी टाइम है, जब जिस टाइम के लिए हम निकालेंगे, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, ठीक है। ये ग्राफ भी ड्रॉ करने के लिए बोलेगा एग्जाम में। हाँ सर ई क्या है? ई तो एक्सपोनेंशियल है ना, जो कैलकुलेटर में देखा हुआ ना, ई टू दी पावर, ठीक है, 10 टू दी पावर ई टू दी पावर एक्सपोनेंशियल होता है, तो एक्सपोनेंशियल। हाँ। 2 एक्सपोनेंशियल है, फंक्शन है, एक ई टू दी पावर फंक्शन, एक 10 टू दी पावर फंक्शन। जैसे कि लॉग ई बेस होता है ना, लॉगरिथम से आता है, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा लॉगरिथम, लॉग इन नेचुरल लॉग। हाँ हाँ हाँ, 10 ये है, एक 10 बेस होता है, ई बेस होता है। क्लियर? ग्राफ क्लियर आया तो बीओडी सब समझ में आ गया। ये ग्राफ अगर क्लियर है तो बीओडी समझ में आ गया। ठीक है, ग्राफ को दोबारा देख लेना एग्जाम में, अगर कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में मुझे बोलना। ठीक है, तो जैसे मैं जो इक्वेशन है उसमें मीडियम्स में मैंने डिस्कशन किया, बीओडी दैट इज बीओडी आफ्टर टी डे। तो एक्सपेंशन जो एक्सप्रेशन है वही मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बीओडी एट टी डे इक्वल टू बीओडी अल्टीमेट दैट इज इनटू 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस kd इंटू टी। तो हम ई भी यूज कर सकते हैं, 10 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब यूज करेंगे तब क्या होगा, के जो वैल्यू है वो 10 के लिए, 10 बेस के लिए अलग वैल्यू है और ई बेस के लिए अलग वैल्यू है। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में दिया रहे जो वैल्यू दिया वहाँ पे रहेगा, लेकिन वो कौन सी बेस के रहेगा, 10 बेस के लिए है या ई बेस के लिए, वो देखना पड़ेगा, उसी हिसाब से अप्लाई करेंगे। अगर ई बेस का के दिया हुआ है तो यहाँ पे ई करेंगे, और 10 बेस का दिया हुआ है तो यहाँ पे 10 बेस का जो के वैल्यू है वो यूज करेंगे। तो फॉर्मूला यूज करने से पहले एक बार देखना पड़ेगा, 2 फॉर्मूला, एक है ई बेस, एक है 10 बेस। दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है, लेकिन जस्ट चेंज होगा के वैल्यू। 10 बेस के लिए
के वैल्यू अलग है, ई बेस के लिए के वैल्यू अलग है। जैसे कि log 10 और log e दोनों अलग है, उसी हिसाब से यहाँ पे उसी के कारण यहाँ पे के वैल्यू थोड़ा डिफरेंस है ई बेस के 10 बेस। जब भी कोई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो जस्ट देखना पड़ेगा ये जो के वैल्यू है वो ई बेस के लिए दिया हुआ है या 10 बेस के लिए दिया हुआ है। और केडी का जनरली हम 10 बेस के लिए यूज करते हैं, डी, ठीक है। और केडी के यूनिट है पार्ट डे। केडी जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो पार्ट डे में आता है, डे इनवर्स, ठीक है। टी टाइम और केडी का वैल्यू जनरली रेंज है 0.05 टू 0.15, 0.05 टू 0.15 इसी वैल्यू में रहते हैं जनरली के वैल्यू, ठीक है। So that is BOD after 5 day equal to BOD 5 equal to BOD ultimate into 1 minus 10 to the power minus KD into 5, ठीक है। तो अगर BOD 5 पता है, KD वैल्यू पता है तो BOD अल्टीमेट पता हो जाएगा। अगर BOD अल्टीमेट पता है, KD वैल्यू पता है, BOD 5 पता हो जाएगा, ठीक है। किसी भी यहाँ पे 3 पैरामीटर है, BOD 5, BOD अल्टीमेट और K तो कांस्टेंट सबके लिए वो एग्जाम में दिया होगा, क्वेश्चन पेपर में रहेगा, लेकिन ये 2 वैल्यू से किसी एक वैल्यू पता चलेगा तो बाकी और एक वैल्यू हम निकल पाएंगे। लेकिन इसके लिए मैथमेटिक्स होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अल्टीमेट के जगह 5 मत बताओ, जैसे अभी कुछ देर पहले बैठा रहे थे 300 को 68% से, ऐसा मत करिए, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम 5 डे वैल्यू निकल पाएंगे, अल्टीमेट वैल्यू निकल पाएंगे। 5 डे वैल्यू पता है तो अल्टीमेट निकल पाएंगे, अल्टीमेट वैल्यू पता है तो 5 डे वैल्यू निकल पाएंगे, और के वैल्यू तो गिवन रहेगा। और ये के वैल्यू है, के वैल्यू टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लो के वैल्यू का टेम्परेचर 20 डिग्री में दिया हुआ है और सुएज का टेम्परेचर 27 डिग्री, तो अब हम के वैल्यू 27 डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसी कन्वर्शन के लिए एक फॉर्मूला है, के वैल्यू एट टी डिग्री, मतलब 27 के वैल्यू एट टी डिग्री इक्वल टू के वैल्यू एट 20 डिग्री इंटू 1.07047 होल टू द पावर टी माइनस 20, टी इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। अगर केडी वैल्यू 27 में चाहिए तो KD in 27 इक्वल टू KD in 20 डिग्री दिया हुआ है इंटू 1 minus 047 होल टू द पावर 27 minus 20, दैट इज 1.047 होल टू द पावर 7 इंटू KD वैल्यू 20 वैल्यू दिया हुआ है तो KD है 27 में पता चलेगा, ठीक है। तो जगह टेम्परेचर डिफरेंस है तो अब इसी फॉर्मूला से हम उसी टेम्परेचर के लिए के वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हमें देखना पड़ेगा के वैल्यू कौन सी बेस पे दिया हुआ है, 10 बेस में या ई बेस में। उसके बाद डिपेंड है टेम्परेचर, जो के वैल्यू का टेम्परेचर दिया हुआ है और हमारा जो सीएस का टेम्परेचर है वो सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तब क्या है, हमें ये इक्वेशन यूज करके जो टेम्परेचर दिया है उसके अकॉर्डिंग के वैल्यू डिटरमाइन करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम यहाँ पे इसी फॉर्मूला में यूज कर पाएंगे, ठीक है। और अलग अलग के वैल्यू के लिए अलग अलग यहाँ पे रेट है, जैसे कि के वैल्यू जैसे बढ़ता जाएगा रेट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये टाइम है, ये के बीओडी एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, ये के वैल्यू, ये लोअर के वैल्यू, ये उसके हायर के वैल्यू, उसका हायर के वैल्यू, ठीक है। के D3 D2 D1 लोअर के वैल्यू के लिए बहुत टाइम लगेगा, रेट कम है, D2 का रेट थोड़ा ज्यादा है, D3 का जो रेट है वो के D3 का जो थोड़ा रेट और भी ज्यादा है। तो ये रेट अलग अलग रेट है, रेट के हिसाब से केडी है क्या, एक बार केडी है क्या वो बता दो एक बार। केडी तो मैंने बताया, केडी जो बीओडी रेट कांस्टेंट है, केडी वैल्यू जो है बीओडी रेट कांस्टेंट है, ठीक है जी। यहाँ पे जो इक्वेशन का केडी है ना वही केडी है, यहाँ पे केडी है, ठीक है। केडी यूज करते हैं 10 बेस के लिए जनरली हम केडी टर्म यूज करते हैं और ई बेस के लिए जनरली के यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन को थोड़ा ये करना पड़ेगा। और एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये प्रॉब्लम मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क दे रहा हूँ, घर से करके उसके बाद मुझे कल बताना, कोई डाउट है तो मैं क्लियर कर दूंगा, अगर नहीं हो तो सही है। क्योंकि ये प्रॉब्लम जो थोड़ा बहुत डीपली जानना चाहते हैं सारा स्टूडेंट के लिए नहीं है, जो आगे जाके कुछ हायर स्टडी करना चाहते हैं, बीटेक या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहते हैं, एसएससी जेईई में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, जो एसएससी जेईई में बैठना चाहते हैं उनके लिए है। डिप्लोमा पास करने के लिए इसी क्वेश्चन का जरूरत नहीं है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हैं या हायर स्टडी में जाना चाहते हैं उसके लिए ये प्रॉब्लम जरूरी है। तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये प्रॉब्लम कर लेना नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई डाउट है तो मुझे बोल देना, मैं बता दूंगा। अदरवाइज ये सबके लिए नहीं है, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ अभी। क्लियर?
ये मैंने वहाँ पे कर भी दिया हूँ, कोई अगर डाउट है तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ लें, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आगे जाके पढ़ना कर चाहते हैं, जो चाहता है जो मैं डिप्लोमा कुछ नहीं करूंगा उसके लिए नहीं, वो नहीं करे तब भी चलेगा। अब आता है सीएस कैरेक्टरिस्टिक्स। पीछे करो एक बार, बैक स्लाइड, हाँ बैक स्लाइड दिखाओ। नेक्स्ट स्लाइड ये है। ये जो प्रॉब्लम है जो इंटरेस्टेड है उसके लिए है, ठीक है। ये मैं पीपीटी भेज दूंगा, ठीक है, और सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। अगर समझ में नहीं आए तो नेक्स्ट क्लास में मुझे बता देना, ठीक है, मैं बता दूंगा। क्योंकि ये जो मैंने अभी इक्वेशन बोल रहा है जो के वैल्यू डिपेंडेंट है, कहाँ का यूज करना है, पूरा ये प्रॉब्लम करोगे तो पूरा का पूरा जो मैंने अभी तक जो बोला है ब्यूटी के बारे में सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। और यह दो कार्ब होता है, एक बीओडी एन कार्ब होता है, बीओडी सी कार्बोनेसियस डिमांड होता है, एक नाइट्रोजनस डिमांड होता है। ये जो अभी जो मैंने अभी इक्वेशन से हो रहा है वो है इसी टाइप का कार्ब। अगर किसी सैंपल में कार्बोनेसियस मेटर और नाइट्रोजनस मेटर दोनों रहता है तो उसका कार्ब जनरली इसी टाइप का कार्ब होता है, ठीक है। ये पहले का जो कार्ब है, पहले का जो अभी यह का जो कार्ब है, पहले का जो कार्ब है यहाँ तक तो जो कार्ब है वो कार्बोनेसियस मेटर के लिए, जो भी सैंपल में कार्बोनेसियस मेटर है उसका डिकम्पोजिशन के लिए ये कार्ब है। उसके बाद का जो कार्ब है वो है नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मेटर का जो कार्ब है उसके लिए, ठीक है। जब कोई मिक्सर रहेगा इस सैंपल में कार्बोनेसियस मेटर या नाइट्रोजनस मेटर दोनों मिक्सर रहेगा तो इसी टाइप का कार्ब आएगा। और ये कार्बोनेसियस का जो डिमांड है उसे कहते हैं फास्ट स्टेज बीओडी डिमांड, फर्स्ट स्टेज डिमांड, सेकंड स्टेज डिमांड, इसे भी नाम के कभी कभी कहते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम में इसी कार्ब ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा, एग्जाम में आता है, डिप्लोमा एग्जाम में भी आता है कार्ब ड्रॉ करने के लिए। तो इसी टाइप का कार्ब ड्रॉ करना पड़ेगा और सब कुछ ऐसे डायमेंशन देकर यहाँ पे जो जो ग्राफ में है सब कुछ लिखना पड़ेगा। ओ ए बी फर्स्ट स्टेज डिमांड, ए सी सेकंड स्टेज कार्ब, और ये है नाइट्रोजनस डिमांड, ये है कार्बोनेसियस डिमांड, ये टोटल कॉम्बाइंड कार्ब है, ठीक है। और एक है बीओडी सीओडी रेशियो। बीओडी सीओडी रेशियो और नथिंग बट जो हमने बीओडी अल्टीमेट डिटरमिन किया और सीओडी वैल्यू डिटरमिन किया, दोनों को रेशियो करेंगे तो बीओडी सीओडी रेशियो कहते हैं। और ये वैल्यू जनरली 1 से कम होता है क्योंकि बीओडी अल्टीमेट में से बायोडिग्रेडेबल रहता है और सीओडी में बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों रहते हैं, ठीक है। और पॉपुलेशन इक्विवेलेंट कभी कभी ये टर्म आता है, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट इज नथिंग बट द बीओडी 5 ऑफ स्यूएज इंडस्ट्रियल स्यूएज डिवाइडेड बाय बीओडी 5 है डोमेस्टिक स्यूएज पर पर्सन पर डे। एक दिन में एक पर्सन कितना बीओडी जनरेट होता है और एक इंडस्ट्री से कितना बीओडी जनरेट रहा है, दोनों डिवाइड कर देंगे तो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट आ जाएगा। मान लो एक इंडस्ट्री से 300, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है एक इंडस्ट्री से, कोई इंडस्ट्री से स्यूएज वाटर क्वांटिटी ऑफ स्यूएज फ्लोइंग, एक दिन में स्यूएज जनरेट होता है 8, मान लो एक एग्जांपल है 80 × 10⁻⁶ लीटर, ठीक है। और उसका 5 डे बीओडी है 280 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो टोटल डेली 5 डे बीओडी, 5 डे ऑक्सीजन डिमांड कितना है 285 मिलीग्राम पर लीटर इंटू 80 × 10⁻⁶ लीटर, कितना मिलीग्राम पर डे, मिलीग्राम पर डे, ठीक है। दैट इज इक्वल टू टोटल 5 डे बीओडी डिमांड इंडस्ट्री का कितना मिलीग्राम, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 2280800 kg, ठीक है। तो एक इंडस्ट्री का एक दिन में 5 डे बीओडी डिमांड है 22800 kg। और एक पर्सन का पर कैपिटा बीओडी सीएस एज्यूम पर कैपिटा बीओडी सीएस पर डे 75 ग्राम। एक पर्सन एक दिन में 75 ग्राम बीओडी उसको जनरेट करते हैं, तो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट इक्वल टू 22800 kg डिवाइड बाय 75 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 34304 मतलब ये इंडस्ट्री 3,04,000 पीपल के बराबर है। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट से ये पता चलेगा ये जो इंडस्ट्री है ये इंडस्ट्री 3,04,000 पॉपुलेशन का बराबर है एक इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये है हमारा पॉपुलेशन इक्विवेलेंट, मतलब एक इंडस्ट्री कितना पॉपुलेशन इक्विवेलेंट है। जैसे कि ये जो इंडस्ट्री एग्जांपल है इसका ये 3,04,000 पॉपुलेशन का इक्विवेलेंट है, ठीक है, इसलिए इसे पॉपुलेशन इक्विवेलेंट।
तो 3,04,000 पॉपुलेशन जितना अमाउंट ऑफ जनरेट करता है, और ये इंडस्ट्री अकेला इतने अमाउंट ऑफ बीओडी जनरेट करता है। ठीक है, तो इसको डिटरमिन करके हम उसके ऊपर उसको जो इंडस्ट्री के ऊपर बहुत सारी जो रेस्ट्रिक्शन है, इन्वायरमेंटल रेस्ट्रिक्शन है, वो हम लगा सकते हैं। ठीक है, और बैक्टीरियोलॉजिकल कैरेक्टर, बैक्टीरिया एल्गी, ये है। तो ये हमारा है टोटल सुएज का कैरेक्टरिस्टिक्स। ये है पॉपुलेशन इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। क्लियर सबको? अच्छे से पढ़ना है, बीओडी अच्छे से, सबसे अच्छा है बीओडी अच्छे से पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा होगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डाउट हो तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना।